सो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स। इसका अगर वेटेज देखें हम लोग तो 2 to 4 मार्क्स, मतलब मोस्टली 4 मार्क्स का 2 to 4 मार्क्स का वेटेज रहता है ना। लास्ट ईयर आई थिंक एक ही मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। अदरवाइज आपको टोटल 3 क्वेश्चंस मिलते हैं इससे एक मतलब प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स का, और 2 क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स के ना। और देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स। इतना कंटेंट नहीं है, जल्दी खत्म हो जाना चाहिए प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट आज। तो सबसे पहला टॉपिक लिख रहा हूं मैं, कोस्ट इंडेक्स। सबसे पहला टॉपिक है कोस्ट इंडेक्स। देखिए कोस्ट इंडेक्स जो है उसमें हम लोग दो मेथड पढ़ते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन द कैपेसिटी, मतलब कोस्ट इंडेक्स बेसिकली क्यों रिक्वायर्ड होता है, मतलब लाइक किसी इक्विपमेंट की पर्टिकुलर ईयर के लिए लाइक हमको मतलब उसका प्राइस पता है ना। तो लाइक किसी अनदर ईयर में, मतलब आफ्टर लाइक 5 ईयर 10 ईयर उसकी हमको वैल्यू, मतलब जो उसका एक्चुअल प्राइस होगा वो अगर हमको अगर कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हम लोग कॉस्ट इंडेक्स मेथड बेसिकली यूज करते हैं, मतलब इक्विपमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ओके, टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। अब ये डिपेंड करता है कैपेसिटी पे, की कैपेसिटी की मतलब जो आपका इक्विपमेंट है उसकी कैपेसिटी क्या है, और टाइम डिपेंडेंट रहता है ना। तो सिंपल सबसे पहले हम लिख रहे हैं बेस्ड ऑन कैपेसिटी। बेस्ड ऑन कैपेसिटी हम लिखते हैं कॉस्ट इंडेक्स बेस्ड ऑन कैपेसिटी। बेस्ड ऑन कैपेसिटी हम लिखते हैं, देखिए बेस्ड ऑन जब कैपेसिटी लिखते हैं तो टाइम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो उसमें सिंपल जो कॉस्ट इंडेक्स होता है, इक्विपमेंट की जो कॉस्ट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है कैपेसिटी पावर 6/10, जिसे हम लोग 610 रूल भी बोलते हैं। पावर 0.6 हो जाता है, मतलब सिंपली कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है कैपेसिटी पावर 0.6। ओके, जिसे हम लोग 6/10 रूल और बाय डिफॉल्ट रूल भी बोलते हैं ना। ये वैल्यू अगर आपको मतलब कि गिवन, अगर एग्जाम में अगर कोई और फैक्टर गिवन है 6/10 की जगह, तो आपको उसको कंसीडर करना है। अदरवाइज आपको 6/10 जो रूल है वो बाय डिफॉल्ट आपको कंसीडर करना है। नाउ फाइन, है ना। तो सेकंड जो हम बात कर रहे हैं, देखिए पहला हो गया बेस्ड ऑन कैपेसिटी, एंड सेकंड हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन कॉस्ट इंडेक्स। सो बेस्ड ऑन द कॉस्ट इंडेक्स जो है बेस्ड ऑन द टाइम। सो टाइम पर बेस देखिए जब हम लिखेंगे तो वहां पर कैपेसिटी के साथ में कॉस्ट इंडेक्स एक फैक्टर, हम लोग एक फैक्टर डिफाइन करते हैं। कॉस्ट इंडेक्स बेसिकली वो पर्टिकुलरली ईयर के अकॉर्डिंग मेंशन होता है, लाइक उस इक्विपमेंट की इस ईयर में इतनी मतलब लाइक वैल्यू है, तो पर्टिकुलरली उसका कॉस्ट इंडेक्स हमको गिवन रहता है। तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, कॉस्ट जो आता है इक्विपमेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कॉस्ट इंडेक्स के, और ये कॉस्ट इंडेक्स हमको पर्टिकुलरली इक्विपमेंट की मतलब पर्टिकुलर ईयर के अकॉर्डिंग हमको गिवन रहती है। हेलो सर, हेलो मंगल, कैसे हो, है ना। ये हमको गिवन रहता है। तो कॉस्ट इंडेक्स ऑफ द ईयर, और पर्टिकुलर ईयर के लिए जो कॉस्ट इंडेक्स डिफाइन कर रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो अब देखिए आपको लाइक दोनों चीजें अगर लाइक बेस्ड ऑन कैपेसिटी और बेस्ड ऑन द कॉस्ट इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना हो, मतलब दोनों अगर फैक्टर गिवन है, तो डायरेक्टली आप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी पावर 0.6 इंटू कॉस्ट इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए लाइक हमने लिखा कि C1 एक पर्टिकुलर ईयर के लिए कॉस्ट, मतलब कि इक्विपमेंट का कॉस्ट है, और यहाँ पर C2 हो गया कि जिस ईयर के लिए हमको कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटी पावर 0.6 के, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इसकी कैपेसिटी लाइक हमने कंसीडर कर लिया A1 स्क्वायर, सॉरी A1 अपॉन A2, यहाँ पर पावर में 0.6 हमने लगा दिया। और इसका जो कॉस्ट इंडेक्स रहेगा, तो फर्स्ट के लिए लाइक कॉस्ट इंडेक्स हमने कंसीडर कर लिया लाइक कॉस्ट इंडेक्स 1 एंड डिवाइड बाई कॉस्ट इंडेक्स 2। ये हो गया सिंपल है ये चीज, आप कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट इंडेक्स पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो इतनी टफ चीज नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डेप्रिसिएशन पर आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टॉपिक से, है ना। मतलब कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डेप्रिसिएशन टॉपिक पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन हम डिस्कस करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखिए मतलब कोई भी लाइक इक्विपमेंट होता है। सर प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द गोल्ड मेंबरशिप, ठीक है, मिल जाएगी मेंबरशिप की, गोल्ड मेंबरशिप की। अरे अगर तुम उसमें गेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, देन तुम उसके लिए तुमको एनरोल करना चाहिए। उसमें सारे सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट जो ऑल कोर केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट एंड इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, उसके वीडियो लेक्चर तुमको मिल जाते हैं, है ना। कंप्लीट वीडियो लेक्चर तुमको मिल जाते हैं। और उसमें ऐसा नहीं है, मतलब तुम्हारा अगर कैपेसिटी लाइक आप 1 मंथ में तुम सारे सब्जेक्ट अगर देख सकते हो, देन यू कैन डू, है ना। और अगर लाइक तुम मतलब कि अगर एक बार में 2-3 सब्जेक्ट दे रहे हो तो भी तुम्हारे लिए बेनिफिट ही रहेगा उस केस में ना। तो उसमें तुमको एक साथ सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। और देन सेकंड थिंग, जो गेट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है उनके सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। बट कंडीशन की तुमको अगर तुम गेट
22 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 22 या 23, देन तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो कोर्स, है ना। उसमें तुमको सारे वीडियो लेक्चर सब्जेक्ट के कंसेप्चुअल वाइज, देन उसके बाद में जो भी गेट वेरिएशन की क्वेश्चन है सब्जेक्ट मतलब कि ईयर वाइज सब्जेक्ट वाइज तुमको वहां पर मिल जाएगा। ओके, तो रमेश तुम क्या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? सो डेप्रिसिएशन की मैं बात कर रहा था। सो डेप्रिसिएशन देखिए, डेप्रिसिएशन में मैं बोल रहा था कि कोई भी इक्विपमेंट मतलब टाइम के साथ क्या होता है, उसकी जो लाइक जिस प्राइस पे हम उसको लेके आते हैं बेसिकली वो अमाउंट बेसिकली डेप्रिशिएट होता है टाइम के साथ। डेप्रिशिएट मतलब उसका जो वैल्यू होता है टाइम के साथ वो कम हो जाता है इक्विपमेंट का। जैसे इक्विपमेंट पुराना होगा वैसे उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो टाइम के साथ में ओवर द ईयर उस इक्विपमेंट का क्या होगा, प्राइस जो है वो कम हो जाएगा। मतलब एक्चुअल जो मतलब जिसे बोलते हैं ना हम एसेट, तो वो वैल्यू बेसिकली उसकी डिक्रीज हो जाती है। तो सिंपल है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ओवर द ईयर, है ना। ईयर बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। तो अब लाइक हम बोलते हैं लाइक जीरोथ ईयर बोलते हैं। अगर जीरोथ ईयर हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट डे हो जाएगा। ओके यस सर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी। हेलो सूरज, हेलो, कैसे हो, है ना। तो रमेश तुम्हारे लिए डेफिनेटली जो मेंबरशिप के लिए तुम पूछ रहे हो वो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। विदाउट टाइम वेस्ट किए उसको एनरोल कर लो और सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर जो है तुमको वहाँ पर मिल जाएंगे। और गेट प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन तुमको विद इन 2 मंथ तुमको कंप्लीट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे वहाँ पर वीडियो फॉर्म में ना। सो डेप्रिसिएशन की हम बात करें, देखिए डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एंड अब नेक्स्ट चीज देखिए, यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होता है, मतलब बुक वैल्यू बेसिकली क्या होता है, कोई भी इक्विपमेंट है जिसकी हम लोग वैल्यू आफ्टर द ईयर, मतलब उसकी जो वैल्यू लाइक एक इक्विपमेंट आज हमने लिया है ना, लाइक एक लैपटॉप हमने आज परचेज किया है और उसकी 1 साल बाद उसकी मतलब की वैल्यू क्या रहेगी, तो वो बेसिकली बुक वैल्यू हो जाता है। जिस भी ईयर के एंड में आपको बुक वैल्यू लाइक फर्स्ट के लाइक अगर मतलब कि आपको फर्स्ट बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो आफ्टर द फर्स्ट ईयर हो जाएगा, है ना। आपको 4th ईयर के बाद में उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो बुक वैल्यू बेसिकली उसकी मतलब कि परजेंट उसकी वैल्यू को बताता है। तो सिंपल यहाँ पर देखिए हम लोग उसके बाद कुछ एक टर्म लिखते हैं, देखिए साल्वेज वैल्यू का क्या मतलब होता है, बेसिकली कोई इक्विपमेंट है लाइक उसका सर्विस लाइफ 4 ईयर तक वो यूजफुल है। उसके बाद में अगर उस इक्विपमेंट को सेल करके आप कुछ प्राइस बेसिकली मतलब कुछ पैसा अगर आपको मिल सकता है, अगर उसको आप कंपेयर करोगे एक्चुअल प्राइस से, जो इक्विपमेंट की एक्चुअल प्राइस होती है तो उसके तो वो नेग्लिजिबल, उसके कंपेरिजन में तो वो नेग्लिजिबल होता है ना। तो उसे हम बोलते हैं साल्वेज वैल्यू। उसके अलावा एक स्क्रैप वैल्यू भी होता है ना। अब ये सब क्वेश्चन में डिपेंड, वैसे तो ऐसा होता है कि साल्वेज वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, कुछ अमाउंट रहता है, और स्क्रैप वैल्यू का मतलब कि आपको उसको सेल करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो वो स्क्रैप वैल्यू हो जाता है। बट क्वेश्चन में आपको स्क्रैप वैल्यू के नाम से भी अगर गिवन है वैल्यू तो उसको कंसिडर करना है क्योंकि वो साल्वेज वैल्यू ही गिवन है। सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई फॉर सॉल्विंग एनपीवी इन सम क्वेश्चंस इट कैन बी एनपीवी और नेट परजेंट वर्क अनिकल्यू, ठीक है, लास्ट में डिस्कस करेंगे जब वो टॉपिक आएगा, अभी तो डेप्रिसिएशन डिस्कस करने दो, है ना। तो डेप्रिसिएशन सिंपली देखिए हम लोग लिखते हैं ओवर द ईयर। डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया देखिए कि डी मतलब डी ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, डी ए इक्वल टू देखिए हो गया वी ए -1 माइनस ऑफ वी ए। अब ये वी ए क्या डिनोट कर रहा है, वैल्यू एट द एंड ऑफ ए ईयर, वैल्यू एट द एंड ऑफ ए ईयर, और उससे प्रीवियस ईयर में जो उसका वैल्यू होगा बेसिकली। तो अब यहां पर देखिए ये हो जाता है बुक वैल्यू। सिंपल बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, लाइक आपको एक इक्विपमेंट आप आज लेके आए, उसका 1 साल बाद आपको उसका जो वैल्यू है ना, जो उसका वैल्यू है परजेंट वैल्यू रहेगा उसका, तो इन दोनों को अगर सेपरेट कर दोगे तो जो डिफरेंस होगा वो डेप्रिसिएशन होगा, सिंपल। अब यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं सिंपली लाइक मेरा इनिशियल जो कॉस्ट है इक्विपमेंट का वो वी नॉट है, और फाइनली मुझे यहाँ पर साल्वेज वैल्यू मिला आफ्टर एन ईयर। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को साल्वेज वैल्यू है वो एस मिलेगा। तो सिंपल देखिए अब हम यहाँ पर लिख मतलब इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट मेथड होता है अभी, है ना। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करूं तो देखिए एक होता है फर्स्ट स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, सेकंड है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, थर्ड रहेगा डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, एंड फोर्थ रहेगा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। हाय सर जी, थैंक्स फॉर ओपनिंग द चैट। क्या बोलूं अभी यार मैं, ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की मैं बात कर रहा था। देखिए तो सिंपल हम इस तरीके से हम मतलब कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डेप्रिसिएशन मेथड डिफरेंट मेथड होता है। तो अब कौन से मेथड के बेस पर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो अब मैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बता रहा हूँ। देखिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में हम देखें तो पहला डेप्रिसिएशन मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, देन सेकेंड है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, थर्ड है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, एंड फोर्थ रहता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड।
तो ये जो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है, इस डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को हम लोग फिक्स परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं, इसको फिक्स परसेंटेज मेथड भी हम बोलते हैं, और टेक्स्ट बुक मेथड भी इसे हम बोलते हैं, इसे हम टेक्स्ट बुक मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है, देखिए स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें देखिए इसका अजम्पशन है, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड का अजम्पशन रहता है कि जो डेप्रिसिएशन रहता है वो हर एक ईयर के लिए सेम रहता है। अगर एन ईयर मतलब एन ईयर के लिए हमको सर्विस लाइफ गिवन है, तो हर एक ईयर के बीच में जो मतलब कि डेप्रिसिएशन होगा वो इक्वल होगा। तो सिंपल इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का सिंपल मेथड है, देखिए इनिशियल जो कॉस्ट है वो वी नोट हो गया, और फाइनल साल्वेज वैल्यू है, और सर्विस लाइफ एन है। तो देखिए डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, वी नोट माइनस ऑफ वी एस इज डिवाइडेड बाई एन। इस तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड में। नाउ अब यहां पर देखिए हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड से लिखते हैं डी नोट इज इक्वल टू वी नोट माइनस ऑफ वी एस अपॉन ऑफ एन। ये हो गया डेप्रिसिएशन फॉर स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड से डेप्रिसिएशन हो गया। अब यहां पर मैं बुक वैल्यू लिख सकता हूं, देखिए बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, वी हम बुक वैल्यू को लिखते हैं लाइक वी ए इक्वल टू वी नोट माइनस ऑफ एन माइनस ऑफ ए इंटू डी। लाइक आपको पर्टिकुलरली जिस ईयर के लिए मुझे लाइक फोर्थ ईयर के लिए बुक वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, बुक वैल्यू फॉर फोर्थ ईयर, तो मतलब इनिशियल कॉस्ट माइनस ऑफ, बिकॉज यहाँ पर डेप्रिसिएशन इक्वल होता है तो 4 टाइम्स ऑफ डेप्रिसिएशन उसमें से सेपरेट कर देंगे, तो वहां पर बुक वैल्यू मतलब कि बुक वैल्यू मिल जाएगा फॉर फोर्थ ईयर। क्लियर। एंड यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, सर्विस लाइफ को, सर्विस लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट डेप्रिसिएशन मेथड। अब सेकंड डेप्रिसिएशन मेथड देखिए डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन, इसको देखिए मैंने ऑलरेडी बताया कि डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड को टेक्स्ट बुक मेथड भी बोलते हैं और परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है कि साल्वेज वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, साल्वेज वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो रहेगी यहाँ पर। टेक्स्ट बुक मेथड जो होता है, टेक्स्ट बुक एंड फिक्स परसेंटेज मेथड हम जिसे बोल रहे हैं, फिक्स परसेंटेज मेथड, तो यहां पर साल्वेज वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और यहां पर अजम्पशन क्या हो जाता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो मतलब डिफरेंट रहता है, डिफरेंट ईयर के लिए डिफरेंट डेप्रिसिएशन होता है। और सिंपली हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन मतलब मैक्सिमम होगा, वहां पर उसके बाद में मतलब आफ्टर ईयर हर एक ईयर के बाद में जो डेप्रिसिएशन है वो डिक्रीज होते जाता है, डेप्रिसिएशन जो है वो डिक्रीज होते जाता है। ओके, और इसमें देखिए मतलब कि परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल जो होता है हर एक साल के लिए सेम रहता है कि कितना परसेंट बिकॉज डेप्रिसिएशन वो अमाउंट होता है जो आपका लाइक मतलब कि इनिशियल जो कॉस्ट था उसके बाद फाइनल जो कॉस्ट हुआ उसका जब हम लोग सेपरेट करते हैं तो मतलब हमको वो डिफरेंस बेसिकली मिलता है। तो जब आपका इक्विपमेंट का कुछ ईयर के बाद में, हर एक ईयर के बाद में उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है उसका अगर वही रिड्यूस हो जा रहा है तो फिर उसका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो कम हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम मिलेगा। क्लियर है, तो सिंपल है ये चीज। तो यहां से देखिए हम लोग लिखते हैं डेप्रिसिएशन डी ए इज इक्वल टू, मतलब डेप्रिसिएशन लिखते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के लिए, डी ए इज इक्वल टू वी ऑफ ए मतलब वी ए माइनस वन इंटू एफ। तो जस्ट उससे पहले वाले ईयर के लिए जो बुक वैल्यू है, जस्ट मतलब आपको डीए ईयर के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो उसके जस्ट पहले ईयर के लिए मतलब वी ए माइनस वन जो बुक वैल्यू होगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना एफ से। और ओके, एफ यहाँ पर बेसिकली फैक्टर होता है, देखिए परसेंटेज फैक्टर जो बोल रहे हैं हम लोग। तो सिंपल यहाँ पर देखिए इसके लिए मतलब डेप्रिसिएशन ही हो गया, तो यहां से हम लोग अब लिख सकते हैं बुक वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए वी ए इज इक्वल टू वी नॉट इंटू वन माइनस ऑफ एफ पावर ए। ये यहां से हमको मिलता है, और यहां से आप एफ की अगर इस फैक्टर की वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा वन माइनस ऑफ वी ए अपॉन ऑफ वी नॉट। और यहाँ पर ये देखिए वी ए इक्वल टू वी नॉट, अगर आप इसमें मतलब एन ईयर पुट कर देते हो, ए की जगह अगर आप एन पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला बेसिकली बन जाता है मैथेसन फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं मैथेसन फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा वी एस अपॉन ऑफ वी नॉट पावर वन बाई एन, और इसे हम बोलते हैं मैथेसन फॉर्मूला। तो आपको देखिए डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में आपको क्या क्या याद रखना है, आपको बेसिकली ये रखना है कि डेप्रिसिएशन डी ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वन इंटू एफ होता है, और सेकंड आपको ये बुक वैल्यू के लिए इक्वेशन याद रखनी है, वी ए इज इक्वल टू वी नॉट इंटू वन माइनस एफ पावर ए। और यहाँ पर अगर मैं डिक्लाइन ये बेसिकली इसको लिखूँ डेप्रिसिएशन को, सिंपल लाइक फर्स्ट ईयर मतलब कि जस्ट जिस बुक वैल्यू के लिए मतलब ए ईयर के लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए बुक वैल्यू हो गया वी ए, और उससे पहले वाले ईयर के लिए जो इक्विपमेंट का कॉस्ट होगा वो वी ए माइनस वन हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है, एक ये वाली और एक ये वाली डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। नाउ सेकंड देखिए डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड।
तो इसमें बेसिकली क्या होता है, साल्वेज वैल्यू जो है वो जीरो है। इसका एक कंडीशन है कि इसमें साल्वेज वैल्यू जो हम डिफाइन करते हैं वो जीरो होता है। तो इसमें साल्वेज वैल्यू जीरो हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अजम्पशन देखिए कि जो फैक्टर हमको मिलता है बेसिकली यहाँ पर, ये फैक्टर एफ जो है ये क्या हो जाता है 2/n। फैक्टर एफ इज इक्वल टू 2/n हमको यहाँ पर मिलता है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। ओके, यहां तक क्लियर है चीज। एफ इज द फिक्स परसेंटेज फैक्टर है ना। तो यहां पर हम लोग डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में लिखते हैं एफ इज इक्वल टू 2/n, फिक्स परसेंटेज फैक्टर होता है ये। और यहां पर इसके अलावा देखिए अब आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करना, तो क्या हो जाएगा बुक वैल्यू, देखिए बुक वैल्यू, आई एम लेट, ओके, अरे जस्ट स्टार्ट ही किया अभी तो ना। तो देखिए यहां पर हम लोग लिखते हैं वी ए इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 माइनस एफ पावर ए। ओके, यस सर, यस सर, ठीक है। यहां पर बुक वैल्यू जस्ट आपको एफ का जो फॉर्मूला है वो चेंज होता है, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में 2/n हो जाता है। और यहां पर एफ का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस वी एस अपॉन ऑफ वी नॉट पावर 1/n। यहां पर ये हमारा बुक वैल्यू का फॉर्मूला था। यहां पर लिख देता हूं मैं एफ इक्वल टू 1 माइनस ऑफ वी एस अपॉन ऑफ वी नॉट पावर 1/n। ये हमारा फॉर्मूला हो गया डबल डिक्लाइन, मतलब कि फिक्स परसेंटेज फैक्टर फॉर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और फॉर डबल डिक्लाइनिंग हो जाता है एफ इक्वल टू 2/n। यहां तक क्लियर है सारी चीजें। ओके, ये इस तरीके से अगर आपको डेप्रिसिएशन लिखना हो तो डेप्रिसिएशन डी ए इक्वल टू वी ए माइनस 1 इंटू एफ। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मेथड है वो है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। तो पहली तीन जो मेथड है वही इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार 90s में एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड्स हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसमें देखिए, इसमें जो इसका अजम्पशन वो है कि इसमें भी डेप्रिसिएशन अलग अलग रहता है। और ये जो है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये साल्वेज वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है। साल्वेज वैल्यू अगर एग्जिस्ट भी करता हो नहीं भी करता हो, लाइक जैसे डिक्लाइनिंग एंड डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड के लिए कंडीशन था साल्वेज वैल्यू का, बट ये डिपेंड नहीं करती है साल्वेज वैल्यू पे, है ना। तो यहाँ पर इसके लिए हमको फॉर्मूला मिलता है, सिंपली देखिए डी ए इज इक्वल टू सॉरी, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड तो हम लोग सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के लिए गलत बोल दिया मैंने। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे तो क्वेश्चन लेटेस्ट भी आपको मिल जाएगा, 2000 के बाद भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा ना, जस्ट 1 मार्क्स का। इसमें सिंपली कैसे लिखते हैं, देखिए डेप्रिसिएशन मेथड को डी ए इज इक्वल टू n माइनस ए, डी ए इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस ऑफ 1 अपॉन समेशन ऑफ n इज मल्टीप्लाई बाई वी नॉट माइनस ऑफ वी एस। ये अब हमको मिल जाता है यहाँ पर डेप्रिसिएशन फ्रॉम सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सिंपल क्या है इसमें, n माइनस ए प्लस 1 अपॉन समेशन ऑफ n इंटू वी नॉट माइनस ऑफ वी एस। यहाँ पर वी नॉट क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू हो जाएगा, और वी एस क्या हो जाएगा, साल्वेज वैल्यू हो जाएगा। संतोष, कैसे हो संतोष, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ कि समेशन ऑफ n जो है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर ये समेशन ऑफ n की वैल्यू रहती है। जो बता रहा था कि एक ही बार 90s में क्वेश्चन पूछा गया था, वो सिंकिंग फंड मेथड का बेसिकली पूछा गया था ना, सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड जो है उसके लिए मैं बोल रहा था। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, ये क्लियर है, यहां तक सारी मेथड्स क्लियर है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें देखिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं, उसके बाद में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं, उसके बाद में हम लोग एन्युटी टाइम देखते हैं। एन्युटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस वाले इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है उसमें से जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो है, देखिए यहां पर सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद में एन्युटी। तो यहां पर देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट हम लिखे तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए कैसे लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल क्या करना है यहाँ पर देखिए आपको, एस एन इक्वल टू, मतलब फ्यूचर वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एन इंटू आई से। एन यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर होगा, एन यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरेस्ट पीरियड होगा, और आई बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो ये लिखता हूं सिंपल इंटरेस्ट में। और उसके अलावा अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लिखे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको मिलता है, देखिए एस एन इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई पावर, एस एन इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई पावर एन हमको मिल जाता है। सिंपल इसमें एस एन जो फ्यूचर वैल्यू होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई पावर नंबर ऑफ ईयर। नाउ उसके बाद जो थर्ड टाइम है वो है एन्युटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम यहाँ पर है वो है एन्युटी। देखिए एन्युटी का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, मतलब एन्युटी बेसिकली क्या है, लाइक एक इक्वल अमाउंट, मतलब आप क्या करते हो, कहीं पे डिपॉजिट कर रहे हो हर एक साल, मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर,
मतलब लाइक कोई भी एक इक्विपमेंट आपने परचेज किया, उससे लाइक आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपका क्या प्लानिंग रहता है कि मुझे उसको रिप्लेस करने के लिए एक, मुझे पता है कि उसका एक सर्विस लाइफ है आफ्टर 10 ईयर, उसका क्या होगा, जो वैल्यू जो उसका एक्चुअल जो बुक वैल्यू वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेज वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो मुझे वहां पर नया इक्विपमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक जो मेरा प्रॉफिट है उसमें से फिक्स अमाउंट में डिपॉजिट करता हूँ। वो फिक्स अमाउंट बेसिकली कितना होता है कि उस अमाउंट और उसके अमाउंट के इंटरेस्ट से फाइनली मतलब मुझे इतना अमाउंट मिल जाए कि जो मेरा मतलब आफ्टर 10 ईयर जो उस इक्विपमेंट का कॉस्ट होगा वो मेरे को मिल जाए। और हम कंसीडर करते हैं कि इक्विपमेंट का कॉस्ट उस सर्विस लाइफ के बाद में, मतलब उस सर्विस जितना भी लाइक सर्विस लाइफ गिवन था उसके बाद उस इक्विपमेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। जो उसका मतलब लाइक 10 ईयर सर्विस लाइफ लेते हैं, तो जो फर्स्ट डे उसका वैल्यू था वही आफ्टर 10 ईयर इसका वैल्यू रहेगा। ये हमारा जम्पशन रहता है ना। तो इक्वल इंटरवल में जो हम लोग पेमेंट लाइक कर रहे हैं वो अमाउंट बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं विद मतलब कि विद द हेल्प ऑफ एन्युटी मेथड। तो सिंपल देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वर्ड लिखते हैं, मतलब आर जो अमाउंट है, मतलब इक्वल जो मतलब कि जो इक्वल अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो अमाउंट हमको कैलकुलेट करना होता है। तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, देखिए फ्यूचर वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पर लाइक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब एस एन इज इक्वल टू आर। आर वो अमाउंट है जो हम लोग इक्वली पे कर रहे हैं, इज डिवाइडेड बाई आई, इज मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आई पावर एन माइनस ऑफ 1। ये सिंपल फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी का। एस यहां पर बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, एस अमाउंट ऑफ द एन्युटी, अमाउंट ऑफ एन्युटी। एंड उसके बाद में आर जो है, ये आर क्या है, यूनिफॉर्म पीरियोडिक पेमेंट जो कि हम यहां पर लाइक डिपॉजिट कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। ये हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन एन्युटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपली आपको पता है कि एस एन इक्वल टू हो जाता है पी, एस एन इक्वल टू पी, सॉरी ओके, तो एस एन इक्वल टू हो जाता है पी इंटू 1 प्लस आई पावर एन। तो यहां से मुझे प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन्युटी निकालना है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली देखिए P इक्वल टू एस एन, जो फ्यूचर वर्थ ऑफ एन्युटी है उसको डिवाइड कर दूंगा 1 प्लस आई पावर एन से, ये कर दूंगा। तो यहां से मुझे प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन्युटी मिल जाएगा। तो देखिए P इज इक्वल टू सिंपल ये जो फॉर्मूला है इसको डिवाइड कर देना है सिंपल 1 प्लस आई पावर एन से, है ना। तो ये हो जाएगा देखिए P इक्वल टू आर अपॉन ऑफ आई इंटू 1 प्लस आई पावर एन माइनस ऑफ 1 इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन। तो ये जो फॉर्मूला है मेरा, ये होता है प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन्युटी, ये होता है प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन्युटी। ओके, यहां तक क्लियर है सर। फ्यूचर वर्थ ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकाल सकते हो। ये सारे फॉर्मूले बहुत ईजी है। इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि मुझे कैलकुलेट क्या करना होता है ना। कभी तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा होता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा होता है, वो भी हम नहीं लगाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने का ट्राई करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने का ट्राई करते हैं और उसके बाद होता क्या है, कुछ गलत हो जाता है। नोमेश्वर बोल रहा है इट्स हेल्पफुल सर, थैंक यू सर फॉर रिवीजन। ओके भाई, ठीक है, अच्छा है सर। टुमारो एफएम देखते हैं टुमारो क्या रहेगा, होपफुली एफएम थर्मो कुछ तो रहेगा श्योरली। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन्युटी एंड फ्यूचर वर्थ ऑफ एन्युटी। नाउ अब नेक्स्ट देखिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, नॉमिनल एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। हम एक टर्म डिफाइन करते हैं नॉमिनल एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। तो होता क्या है कि जो हमको एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता है, अगर हमको वो एनुअली गिवन नहीं रहता है, देन उस केस में बेसिकली क्या होता है, हमको नॉमिनल और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना होता है। जब हमें एनुअली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो हमको एनुअल इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना होता है। तो देखिए इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली देखिए होता क्या है, इसमें आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो नॉर्मल मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से मतलब कि डिफरेंट आपको मिलता है इफेक्टिव इंटरेस्ट। सिंपल देखिए, अगर आप एनुअली मतलब लाइक आपने क्या किया, किसी से अपने मतलब कि 10,000 रुपीज किसी से आपने लिया, ओके, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट पे आपने लिया है उसको वापस पे करने के लिए ना। तो सिंपली देखिए आपने 10,000 रुपीज लिया है, तो आप क्या करते हो, उसको या तो कंपाउंड इंटरेस्ट देते हो बेस्ड ऑन एनुअली। तो मतलब आपने क्या किया, वो जो रुपीज थे 10,000 आपने 1 ईयर के लिए यूज किया, एक फिक्स इंटरेस्ट लाइक 2% इंटरेस्ट थी, उस पे बेस पे आपने फाइनली आफ्टर 1 ईयर
वो अपने उसको रिटर्न कर दिया 10,000 प्लस उस पर जो जो भी परसेंट उसने इंटरेस्ट का रखा तो वो हो गया। लेकिन अगर उसने क्या किया होता कि मतलब जो इंटरेस्ट है अगर वो क्वार्टरली अगर उसने कंपाउंड बेसिस पे दिया होता तो क्या होता मतलब हर 3 मंथ में क्या होता कि जितना पैसा था उस पर जितना जो इंटरेस्ट आया उस रेट से, अब आफ्टर 3 मंथ्स क्या होगा उस मतलब एक्चुअल मनी पे प्लस उस जो मतलब कि इंटरेस्ट से जो मनी मिला वो दोनों पे मतलब बेसिकली क्या होगा फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से एक्चुअल जो अमाउंट होता है जो आपको रिटर्न करना होता है वो अमाउंट जो नॉर्मल एनुअल इंटरेस्ट है उससे आपको ज़्यादा मिलने वाला है ना। तो ये इसलिए आप जो हम लोग ओवरऑल क्या करते हैं फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करते हैं उस केस में। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देखिए कैसे लिखते हैं। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या हो जाती है देखिए 1+R/m पावर m-1, ये फॉर्मूला हो गया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के लिए। अब यहां पर R क्या चीज है देखिए, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ओके, आर क्या है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, और उसके अलावा एम यहां पर किसको डिनोट कर रहा है इंटरेस्ट पीरियड पर ईयर है ना, इंटरेस्ट पीरियड पर ईयर। जैसे मैंने बोला कि क्वार्टरली अगर कर रहा है तो मतलब कि ईयर में कितने क्वार्टर हो जाएंगे 4, तो एम की वैल्यू क्या है 4 हो जाएगी। हाँ अगर हाफ ईयरली कर रहा है तो 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। इस तरीके से एम का वैल्यू हम लोग चूज करते हैं। तो फाइनली देखिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है ओके, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, ये कैसे लिख सकते हैं हम, बेसिकली आर ही गिवन रहता है, वो आर ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है ना ठीक है, इसको छोड़िए। एक्चुअली यहां पर आपको ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना आना चाहिए ना, 1+R/m पावर m-1। तो यहां पर बलराम कुमार पूछ रहा है द प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द कंट्रोल और प्रोसेस डायनेमिक कंट्रोल एक ही है क्या सर? डन, सेम ही सब्जेक्ट, दोनों सेम ही सब्जेक्ट है क्या? मैं कौन सी ईयर में हूँ इंजीनियरिंग के, तुम ये बता सकते हो क्या? तब तो मैं आंसर करूंगा इस क्वेश्चन का, अदरवाइज स्किप करूंगा मैं इसको ना। इन विच ईयर यू आर स्टडिंग बलराम? ओके, सो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए हम लोग टॉपिक लेके आ रहे हैं कैपिटलाइज कॉस्ट। सो देखिए कैपिटलाइज कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग सीसी लिख रहे हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए कैपिटलाइज कॉस्ट का क्या मतलब है ये समझते हैं हम लोग। मतलब कैपिटलाइज कॉस्ट बेसिकली किससे रिलेटेड होती है, इक्विपमेंट की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर में होने के बाद भी तुमको ये नहीं पता कि प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल एक ही सब्जेक्ट है क्या? ये कोई क्वेश्चन हुआ क्या यार? गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फाइनल ईयर में हो, लास्ट ईयर डिप्लोमा, फिर ठीक है ओके फाइन, एक ही सब्जेक्ट होता है भाई। अगर डिप्लोमा में हो तब तो आंसर मैं कर रहा हूं, एक ही सब्जेक्ट है। सर कभी कभी इंटरेस्ट रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में समझ नहीं आता है, ठीक समझ आना चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना होता है, है ना, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना होता है। लास्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, अभी एक बार पहले थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन एक ले लेंगे। ओके, तो कैपिटलाइज कॉस्ट हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए कैपिटलाइज कॉस्ट बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, मतलब कोई इक्विपमेंट है ना उसके रिप्लेसमेंट कॉस्ट से रिलेटेड है। मतलब किसी इक्विपमेंट की इनिशियल वैल्यू हुआ, उसके साथ हमने ऐड कर दिया उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कैपिटलाइज कॉस्ट हम कैसे लिखते हैं देखिए, सीसी जो है वो हो जाता है C1 + C2। अब यहां पर C1 किसको डिनोट कर रहा है, इनिशियल वैल्यू, मतलब उस इक्विपमेंट की जो इनिशियल वैल्यू है कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट हो जाएगी ये, और उसके बाद में C2 जो है वो हो जाएगी कॉस्ट फॉर इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट, कॉस्ट फॉर उस इक्विपमेंट को रिप्लेस करने के लिए जो कॉस्ट लगने वाली है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही हो जाएगा। ओके, अब यहां पर देखिए अभी लिखते हैं हम एग्जैक्टली जो रिप्लेसमेंट जो कॉस्ट होती है वो आती है CR इक्वल टू, मैं अब इसको डायरेक्टली बता देता हूं फॉर्मूला लिख के देखिए। तो सिंपल यहां पर ये समझिए आप कि हम लोग कैपिटलाइज कॉस्ट जो लिखते हैं उसका फॉर्मूला हमको मिलता है देखिए CV प्लस ऑफ CV, बिकॉज ये जो CV है इनिशियल वैल्यू को आप CV भी लिख सकते हो, तो CV प्लस ऑफ CR अपॉन ऑफ ये जो इनफाइनाइट हम इसको बोलते हैं। देखिए ये जो मैंने रिप्लेसमेंट वाला वर्ड यूज किया ना, ये होता है कॉस्ट फॉर इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट, कॉस्ट फॉर इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि एक फिक्स अमाउंट हम लोग जिसे हम लोग एन्युटी बोलते हैं, वो एन्युटी एक फिक्स अमाउंट अगर हम लोग हर ईयर के बाद में अगर हम लोग डिपॉजिट करें कहीं पे, तो आप इनफाइनाइट टाइम उस इक्विपमेंट को उस मतलब कि उस अमाउंट के साथ में रिप्लेस कर सकते हो, उस अमाउंट की हेल्प से, मतलब है ना। तो इसलिए इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये होता है CR अपॉन ऑफ
सी आर अपॉन ऑफ 1 + i⁻⁻n−1 सूरज सर अन अकेडमी पे आपका वीडियो मिस करते हैं, बेस्ट ऑफ बेस्ट था। तो भाई मिस क्यों करते हो? कैमकेट अकेडमी पे देख लो, है ना। मिस मत किया करो किसी चीज़ को, एक ही बार लाइफ मिला है, अगर इस बार मिस कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। जो करना है इसी साल करो, मतलब एक ही लाइफ मिला है उसी में कर लो, है ना। सिंपल, हम कैपिटलाइज कॉस्ट की बात कर रहे थे। सी कैपिटलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू CV प्लस CR अपॉन ऑफ 1 + i⁻n−1, ये होता है हमारा कैपिटलाइज कॉस्ट का फॉर्मूला। अब गाइस सिंपल देखिए, यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट में इनफाइनाइट रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट है वो हम ऐड कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि हमारे लिए बेनिफिशियल कंडीशन कौन सी होगी, ये CC जो है कैपिटलाइज कॉस्ट, ये जितना मिनिमम रहेगा, ये जितना मिनिमम रहेगा वो हमारे लिए बेस्ट कंडीशन रहेगी। कैपिटलाइज कॉस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो ये अगर मिनिमम है, कैपिटलाइज कॉस्ट अगर मिनिमम है, तो वो इक्विपमेंट हमारे लिए मोर इकोनॉमिकल है ना। वो मोर इकोनॉमिकल है हमारे लिए। वो इक्विपमेंट लाइक किसी 2 इक्विपमेंट आपके पास में, आपको उसका कैपिटलाइज कॉस्ट से कंपेयर कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा उनमें से। तो सिंपल इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये है कैपिटलाइज कॉस्ट। अनअकैडमी पर कब सर क्लास लेते हैं? अनअकैडमी पर क्लास लेता नहीं हूं मैं। अनअकैडमी पे कभी एजुकेटेड था, मैं छोड़ दिया अनअकैडमी मैंने, ना। अभी अनअकैडमी से किसी तरीके से एसोसिएटेड नहीं हूं, किसी भी तरीके से। ओके, अभी वहां पर जो भी एजुकेटर है देखो, अगर आपको उनके लेक्चर अच्छे लगते हैं तो, बिकॉज अनअकैडमी पे तो कोई भी एजुकेटर बन जाता है ना। आप लोग भी पढ़ा सकते हो अनअकैडमी पे। कुछ कंडीशंस होती है, मिनिमम क्लासेस का कुछ रहता है, मतलब आई थिंक कुछ क्राइटेरिया रहता है, डेमो लेक्चर एक देना होता है। कोई भी अगर एजुकेटर बनना चाहता है तो ट्राई कर सकता है ना। ओके, फंडिंग कंपनी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कैपिटलाइज कॉस्ट की। सिंपल कैपिटलाइज कॉस्ट के लिए CV प्लस CR अपॉन ऑफ 1 + i⁻n−1 हमने लिखा ना। ये कैपिटलाइज कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया। तो इसमें देखिए, ये CV किसको डिनोट कर रहा है? एक्चुअल, मतलब कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। और ये CR जो हम बोलते हैं यहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये CR जो है ये होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट यहाँ पर। ओके गाइस, नाउ अब इसमें देखिए, मैंने जो कैपिटलाइज कॉस्ट लिखा है अभी तक, इसका सिंपल फॉर्मूला लिखा है। अगर मैंने यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लिखा है, इस कैपिटलाइज कॉस्ट को हम लोग फिर से लास्ट में डिस्कस करेंगे, जहां पर आपको अगर कैपिटलाइज कॉस्ट के साथ में, मतलब कि अगर आपको कुछ मतलब कि कुछ एक्सपेंसेस भी अगर दिए होते हैं ना, एनुअल कॉस्ट एक्सपेंसेस अगर दिए होते हैं, तो ये फॉर्मूला तो जो कैपिटलाइज कॉस्ट का था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम हमको ऐड करनी होती। तो मैं भी सिंपल फॉर्मूला लास्ट में, जब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वाली जो मेथड्स पढ़ेंगे, तब हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको, है ना। तब हम इस मतलब कि मेथड को वापस लेके आएंगे। अभी बेसिक ये मतलब कि सिंपल क्वेश्चन के लिए कैपिटलाइज कॉस्ट का फॉर्मूला यही रहता है। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को हम देखिए कैसे, किस पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, फ्रॉम द प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू। इसको हम लोग प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ना कि मतलब कि ओनर प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। इसको हम प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस में क्या होता है, सिंपली मतलब आपको लाइक ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बना के देखते हैं, एक कर्व मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए सिंपली कोस्ट देखिए कोस्ट वर्सेस कैपेसिटी। हम यहाँ पर कैपेसिटी प्रोडक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैपेसिटी, या फिर उसका प्रोडक्शन भी बोल सकते हो ना, कितना प्रोडक्शन आप कर रहे हो। तो कोस्ट को कैपेसिटी के साथ कोरिलेट कर रहे हैं हम। देखिए तो सिंपल आपको लाइक कोई मतलब कि आपके पास कोई इंडस्ट्री है ना। आपको लाइक XYZ कोई भी प्रोडक्ट बेसिकली मतलब बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना। तो देखिए सिंपल वहां पर आपके पास में कौन कौन सी कॉस्ट होती है। देखिए आपके पास में एक मतलब आपका लाइक टोटल कॉस्ट, मतलब आपका टोटल कुछ कॉस्ट लग रहा है ना, कंसीडर कर लिया हमने कि देखिए इनिशियली आपका कुछ यहाँ पर कॉस्ट लगने वाला है। इस पॉइंट तक देखिए कैपेसिटी जो है, आपने कुछ भी सेल नहीं किया होगा, तो इस पॉइंट तक हम देख रहे हैं। देखिए आपका टोटल कॉस्ट जो है, जैसे जैसे कैपेसिटी आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज होते जाएगा। ओके, अब देखिए जब कैपेसिटी आपने लाइक आपका फाइनली आपके पास प्रोडक्ट बन गया, आपने उसको सेल किया, तो आप जैसे सेल करोगे तो क्या फर्स्ट डे या प्रॉफिट में आ जाओगे? नहीं, बिकॉज आपका पर्टिकुलरली उस प्लान के लिए कुछ कॉस्ट लगा आपका ना। तो इनिशियली एक मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स होगा
जहां तक जिस पॉइंट पे आप बेसिकली इस कर्व को इंटरसेक्ट करोगे ना, मतलब उतना नंबर ऑफ यूनिट आप बना दोगे, आपका जो भी प्रोडक्शन है XYZ जो भी आप कर रहे हो, तो इस पॉइंट तक बेसिकली क्या होता है कि मतलब टोटल जो कोस्ट, मतलब जितना आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ये बेसिकली मैं टोटल सेल की बात कर रहा हूँ, टोटल सेल से जो प्रॉफिट होता है, तो उस पॉइंट पे जितना आपका प्रॉफिट होगा उतना बेसिकली आपने इन्वेस्ट कर दिया है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन होता है। अब इस पॉइंट के ऊपर आप देखोगे कि इस पॉइंट के ऊपर आप जितनी भी मतलब कि यूनिट सेल करोगे वहां पर आपको प्रॉफिट होगा अभी, है ना, वहां पर आपको प्रॉफिट होगा। इससे नीचे अगर आप रहोगे तो लॉस में रहोगे। क्लियर है? इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ये ब्रेक इवन एनालिसिस जो है, ब्रेक इवन पॉइंट हम इसे बोलते हैं। और इस पॉइंट पे सिंपली क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होता है, सिंपली टोटल एनुअल सेल जो होता है, टोटल एनुअल सेल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट के इक्वल होता है, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट के इक्वल हो जाता है। नाउ उसके बाद देखिए इस पॉइंट को हम लोग नो मतलब कि सिंपल बोल रहे हैं, नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट हमारा। तो ये ब्रेक इवन का कंडीशन है कि टोटल एनुअल सेल जो है टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट के इक्वल हो जाता है एनुअल सेल। नाउ अब एक चीज मैं बताऊंगा आपको, देखिए फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट हम डिफाइन करते हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होता है बेसिकली, मतलब वो कॉस्ट जो आपके प्लांट की कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। लाइक आपका प्लांट, मतलब आपके प्लांट की कैपेसिटी है, लाइक ओके आपके पास एक पंप बनाने की कैपेसिटी, मतलब कि एक फैक्ट्री आपके पास में, तो पंप मतलब कि 1000 मैक्सिमम आप 1000 जो है पंप आप डेली प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। तो वो आपकी 100% कैपेसिटी होगी। तो फिक्स प्लांट सेफ्टी एंड मेंटेनेंस में ये भी ओके ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप चाहे एक पंप मैन्युफैक्चर करो, चाहे आप 1000 पंप मैन्युफैक्चर करो, उस कैपेसिटी आपके प्लांट की कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप मतलब कितने पंप बेसिकली आपकी 100% थ्रूपुट से कितना थ्रूपुट पे आप प्लांट चला रहे हो। एक मिनिमम फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट रहेगा ही रहेगा ना। दीज एक्सपेंसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ ए प्लांट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, द सैलरी ऑफ द इक्विपमेंट, है ना, सॉरी सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज की लाइक सैलरी है वो मतलब किस कॉस्ट में आएगा? फिक्स कॉस्ट में आएगा। आप चाहे एक पंप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे आप 1000 पंप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आपको आपके एम्प्लॉय को सैलरी तो देनी है ना। तो सिंपल फिक्स कॉस्ट जो है वो कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, प्लांट कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। और फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप कंसिडर कर सकते हो सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय। ओके ना, उसके बाद देखिए सेकेंड होता है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कौन सा होता है? जो कि डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। लाइक इसमें मैं आपको बता सकता हूँ रॉ मटेरियल देखिए आपको मतलब पंप बनाने के लिए बेसिकली रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो आप सिंपल फंड है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जितना आपका प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा रॉ मटेरियल आपको चाहिए होगा। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ कोरिलेटेड होती है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, है ना। तो ये लाइक वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है जो प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ चेंज होती है। तो सिंपल यहां पर हम लोग अगर लिखे इस सिस्टम के लिए कि किसी भी प्लांट के लिए अगर हम लिखे टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाता है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ना इसके अलावा हम लोग टोटल सेल को कैसे लिख सकते हैं? टोटल सेल्स को हम लोग एन का फंक्शन लिख सकते हैं, एन इज मल्टीप्लाई बाई सी एस। अब यहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ यूनिट, एन इज द नंबर ऑफ यूनिट एंड सी एस इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। टोटल सेल जो है वो हो जाता है एन इंटू सी एस, और हम लोग यहाँ पर टोटल कॉस्ट लिखते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखिए मतलब नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ यूनिट मतलब आपका जो प्रोडक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस केस में हम सिंपल क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल कर देते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सेल कर देते हैं। तो यहां पर हमको मिल जाता है, देखिए टोटल कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एफसी प्लस वीसी, मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल को हम क्या करते हैं? एन बी इंटू ऑफ सी एस। हम लोग टोटल सेल्स को देखिए यहां पर मैंने लिखा ना एन इंटू सी एस, उसको जस्ट मैंने यहां पर एन को एन बी से रिप्लेस कर दिया। ये एन बी जो है ये मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट पे मेरे को नंबर ऑफ यूनिट देगा जो प्रोड्यूस करने पे हम नो लॉस नो प्रॉफिट कंडीशन पे रहेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू एन बी इंटू सी एस लिख देंगे, वेयर एन बी इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट ऑफ
प्रोडक्शन, इन यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, अब यहां पर देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट हमने लिखा है ना, ये भी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करे, है ना। ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो आपका वो भी n इंटू CV हो, डिपेंड कर सकता हो नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट ये कंडीशन आपको तभी कंसीडर करनी जब आपको स्पेसिफाई किया गया हो क्वेश्चन में। अदरवाइज आपको वेरिएबल कॉस्ट को, जो वेरिएबल कॉस्ट VC है, उसको आपको यहाँ पर n का फंक्शन कंसिडर नहीं करना है। कंसिडर तभी करना है जब आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो। तो ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस पर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। इजीली आपको यही मेथड अप्लाई करना होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू NB इंटू CS। इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना होता है मेन वहां पर यूनिट पे ध्यान रखिए। आप यूनिट मतलब यूनिट सेम रख रहे हो क्या, है ना। तो वहां से मोस्टली केसेस में आपको कैलकुलेट करना होता है NB, नंबर ऑफ यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपको नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करनी होती है। नाउ नेक्स्ट एक टॉपिक होता है ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट एक टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन। देखिए ऑप्टिमाइजेशन में, ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऑप्टिमाइजेशन हमको ये चीज बताता है कि हमारे लिए कौन सा बेसिकली इक्विपमेंट जो है वो मोर इकोनॉमिकल है। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमाइजेशन वो चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अब देखिए, लाइक ओके, अब मतलब इसमें पर्टिकुलर कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करना होता है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा कि ऑप्टिमाइजेशन में लाइक आपको एक लाइक कोई इक्विपमेंट है या कोई वेसल है, उसका आपको इंसुलेशन करना है, ठीक है। उसका इंसुलेशन आपको करना है। तो सबसे पहले तो आपको उसका इंसुलेशन का मतलब आपके पास में ये होना चाहिए ना कि आपको इंसुलेशन को कितना प्राइस लगने वाला, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन वहां पर क्या रहेगा। लाइक जैसे टोटल कॉस्ट आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, या फिर टोटल मतलब आपके जो भी रिक्वायरमेंट है XYZ वहां पर रहेगा। तो उस फॉर्म में सिंपल हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग मतलब कि इक्वेशन लिखते हैं। राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको आपको ऑप्टिमम करना है। लाइक आपको डायमीटर कॉलम का ऑप्टिमम करना है ना, आपको लाइक डायमीटर ऑप्टिमम करना है, लेंथ ऑप्टिमम करना है, XYZ जो भी है, आप उस ऑब्जेक्टिव की टाइम में आप इक्वेशन लिख देते हो, है ना। तो लाइक मुझे टोटल कॉस्ट ऑप्टिमम करना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट के लिए इक्वेशन लिख दूंगा मैं, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, वहां से मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो मैं लिख दूंगा। नाउ फर्स्ट हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव। अब सेकंड मेरा काम होता है, लाइक वहां पर कुछ ऐसा वेरिएबल है जो मेरा ऑप्टिमम वेरिएबल की टर्म में नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा कि उसको कन्वर्ट कर दूंगा, उसको कन्वर्ट मेरे को लेंथ या डायमीटर, मतलब मेरा डायमीटर बेसिकली ऑप्टिमम है किसी सिस्टम के लिए, और वहां पर वॉल्यूम भी प्रेजेंट है। तो उस वॉल्यूम को तो आगे बेसिकली हमको मतलब कि डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो हम तब तक डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे जब हमारा जो ऑब्जेक्टिव सिंगल जो फंक्शन है, मतलब ऑप्टिमम फंक्शन, उसके टाइम में सारा पैरामीटर ना हो। तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ऑप्टिमम वेरिएबल की टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्टिमम वेरिएबल की टर्म में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी लाइक यहां पर आपका फंक्शन रहेगा, ये फंक्शन जिसको आपको ऑप्टिमम करना है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप क्या करोगे, कैलकुलेट करके इक्वल टू 0 कर दोगे। वहां से आप ये बता सकते हो कि आपको मैक्सिमा की कंडीशन रहेगी या मिनिमा की कंडीशन रहेगी, ना मैक्सिमा या फिर मिनिमा। उसके लिए क्या करते हैं, हम उसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। और सेकंड डेरिवेटिव जो भी फंक्शन रहेगा d² f/dx², और अगर ये पॉजिटिव आता है तो जो आप ऑप्टिमम पैरामीटर कर रहे हो वो आपके लिए मैक्सिमा की कंडीशन देगा, और यहाँ पर ये अगर नेगेटिव आता है, ओके, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा की कंडीशन देगा, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा की कंडीशन देगा। तो ये चीज क्वेश्चन, इस पर बेस्ट क्वेश्चन अगर करोगे तभी आपको ये चीज ज्यादा बेटर वे में पता चलेगी। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्टिमम करके मतलब कि एक मोर इकोनॉमिकल इक्विपमेंट को हम लोग चूज कर सकते हैं सिस्टम में। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टाइम है वो है 10:10 रेशो, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है गेट में, जिस चीज का रेशो, मतलब कि किस चीज का रेशो होता है, ये भी पूछा जाता है। तो टर्नओवर बेसिकली क्या होता है, किसी भी प्लान के लिए कहीं पे भी आप टर्नओवर रेशो डिफाइन कर रहे हो तो कैसे डिफाइन करते हो, ग्रोस एनुअल सेल्स अपॉन ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अपॉन ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इस तरीके से लिखते हैं हम लोग टर्नओवर रेशो। ओके, टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस एनुअल सेल्स अपॉन द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, अभी अगर आपको यहां से कैलकुलेट करना है, लाइक फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, ग्रॉस एनुअल सेल्स हो गया। यहां से अगर आपको कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट रेशो कैलकुलेट करना है, यहां पर आपको कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट रेशो कैलकुलेट करना होता है। कभी कभी ऐसा दिया होता है कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट रेशो भी हम इसे बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट रेशो। अगर ये कैलकुलेट करना है आपको तो आप क्या करोगे, 1/10 रेशो कर दोगे,
टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करके उसको इन्वर्स कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट रेशो। ये इंपॉर्टेंट है, टर्नओवर जो रेशो है वो इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, रफली थंब रूल ये होता है कि ये जो रेशो होता है टर्नओवर रेशो, रफली मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल रहता है। ग्रॉस एनुअल सेल जो है वो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए, वो टर्नओवर रेशो होता है। ये चीज क्लियर है यहां तक? प्लांट सेफ्टी। ओके गाइस, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम लिख रहे हैं यहां पर। देखिए पहले मैं बात कर रहा हूं फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में देखिए क्या क्या आता है। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी हम आगे डिवाइड करते हैं बेसिकली, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ओके, तो देखिए एक होता है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर आपको कैलकुलेट करना तो आपको क्या करना होगा, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। तो फिक्स कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है देखिए वो क्या होता है, लाइक ओके, यहाँ पर एक फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, यहाँ पर एक वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में देखिए क्या आ गया, लाइक इनिशियली आपने कोई प्लांट मतलब कि इंस्टॉल किया, तो उसमें लाइक उस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए जो लाइक पाइपिंग का कॉस्ट हुआ, इंसुलेशन का कॉस्ट हुआ पूरे प्लांट का, फाउंडेशन का कॉस्ट हुआ, है ना, फाउंडेशन का कॉस्ट हुआ, जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्टॉल करेंगे उनका कॉस्ट हुआ। तो ये सब बेसिकली क्या हो जाता है, ये सब होता है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। वो आपने एक बार लगा दिया, फिक्स्ड हो गया है ना। उसके बाद देखिए वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, लाइक आपका रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल आपका फिक्स नहीं हो सकता ना, रॉ मटेरियल आपका आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, जैसे कि है ना। तो रॉ मटेरियल आपका किसमें आता है, वर्किंग कैपिटल में आता है। ओके, उसके बाद में टैक्सेस जो होते हैं, एम्प्लॉय सैलरीज जो होते हैं, सब वर्किंग कैपिटल में आता है बेसिकली ना, जितना भी केस रहता है। उसके अलावा लाइक कंपनी के पास जो केस होता है बेसिकली ना, मनी मतलब जो मनी रहता है बेसिकली कंपनी के पास में, वो भी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आता है बेसिकली। बिकॉज किसी प्लांट को रन करने के लिए आपके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी रहनी चाहिए, है ना। हर एक कंडीशन से, हर एक इमरजेंसी को फेस करने के लिए आपके पास में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी रहनी चाहिए। तो इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। इसका 2 टाइप्स होता है, मतलब फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें एक होता है डायरेक्ट फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लिख देता हूं मैं पहले, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम लिखते हैं एक डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। आपको गेट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स का ना, टाइम्स आपको पूछ लेते हैं मैच द कॉलम, या फिर डायरेक्ट फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर पर्टिकुलरली 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से आपको कोई एक डायरेक्ट फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी, वो चूज करना है, बाकी सब इनडायरेक्ट दे दिया होगा उसमें, या फिर एक इनडायरेक्ट दे दिया, बाकी सब डायरेक्ट दे दिया होगा। इस टाइप से क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। तो सिंपल देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट में जैसे हमने बोला, इक्विपमेंट मतलब लाइक पाइपिंग कॉस्ट होता है, परचेज इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए जो कॉस्ट बेसिकली लगता है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। अभी हम ओनली फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ही टाइप देख रहे हैं ना। इसमें फर्स्ट हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, सेकंड हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो देखिए मतलब डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है आपका इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए जो कॉस्ट लगा, है ना, परचेज इक्विपमेंट कॉस्ट। देन इसके अलावा देखिए सेकंड, इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो लगा, पर्टिकुलरली इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन के जितना भी मतलब कॉस्ट होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, एल मतलब जितने भी ट्रांसमीटर्स मतलब फिक्स करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए जो कॉस्ट है वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट। देन उसके बाद में अगेन पाइपिंग जितना भी रहेगा, पाइपिंग एंड ऑक्सिलरीज, वो भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। उसके बाद में कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मटेरियल, लाइक कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, पंप है, मोटर है, वो आपने इंस्टॉल किया है ना, मतलब मोटर स्पेशली इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बोल रहे हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। देन इसके बाद में यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कॉस्ट की, उसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आ रहा है, देखिए इनडायरेक्ट कॉस्ट में यहाँ पर इंस्पेक्शन आप करवाते हो वहां पर, है ना, तो वो सब बेसिकली कंसल्टेंट फी और इंस्पेक्शन फीस वो किस में आता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। कंसल्टेंट एंड इंस्पेक्शन जो कॉस्ट है वो किस में आती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। उसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन आ गया, है ना, कुछ कंस्ट्रक्शन आ गया, तो वो कंस्ट्रक्शन पहले तो फिक्स नहीं था, तो वो भी बेसिकली क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ गया। एक्सपेंसेस, कुछ कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स जो यूज करते हो आप, कॉन्ट्रैक्टर्स देखिए
आप फिक्स नहीं कर सकते ना कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्टर का जो आपका फी लगता है उसको मतलब कॉस्ट, मतलब कि लाइक कभी आपके प्लांट में वर्क हो रहा है, कभी आपके प्लांट में कम वर्क हो रहा है, तो जो भी लेबर वर्क जो मतलब लेबर की रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है ना। तो ये बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर फी होता है वो किस में आ जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। वो बिकॉज प्लांट का मतलब कि प्लांट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बेसिकली वो रिक्वायरमेंट होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट फी हो गया। उसके बाद में एक वर्ड में लिख रहा हूँ, देखिए कंटीजेंसी, है ना। उसके बाद में कंटीजेंसी वर्ड लिख रहा हूँ। कंटीजेंसी का मतलब है कि फ्यूचर में कभी भी आपको लाइक रिक्वायरमेंट हो गया, ओके, कोई लाइक फ्लड हो गया, फ्लड आ गया, लाइक कुछ भी इमरजेंसी हो गई, उसके लिए आपके पास में अमाउंट एक रहता है, वो आपका बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। अगर वो हुआ तो यूज हुआ, अदरवाइज तो आप उसको किसी और वर्क के लिए यूज कर सकते हो उस मनी को, है ना। बट एक मिनिमम मतलब प्लांट का कितना रेवेन्यू, मतलब कि इनिशियल बेसिकली जो मतलब हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कंटीजेंसी फंड बेसिकली रखा जाता है। तो वो भी बेसिकली किस में होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में होता है। डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होता है ना। वो मतलब पता ही नहीं है ना आपको होगा नहीं होगा बेसिकली। देन उसके अलावा लाइक ओके, डायरेक्ट कॉस्ट में लाइक आपने कोई प्लांट इंस्टॉल किया तो उसके लिए पहले आपने लैंड भी लिया होगा, है ना। तो लैंड हो गया, उसका सर्वे किया होगा, लैंड प्रॉपर्टी जो भी आप ले रहे हो वो बेसिकली किसका कॉस्ट आ गया, किस में आ जाता है, वो डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है ना। बट डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कि लैंड हो गया, सर्वे फी, ये सब इसमें आ जाता है। ओके, ऑन साइट या ऑफ साइट, ऑन साइट या ऑफ साइट एक होता है, एक वर्ड ऑन साइट और ऑफ साइट, वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। गेट एग्जाम में कंटीजेंसी वर्ड पूछा है, सिंपल वर्ड तो आपको पूछेंगे नहीं बिकॉज गेट को भी पता है ना। गेट में भी जो टीचर एक आपका पेपर बेसिकली क्वेश्चन बेसिकली फ्रेम कर रहा है उसको पता है क्योंकि सिंपल वर्ड दे दूंगा तो ऐसे ही दिमाग लगा के बच्चा कर देगा। ऐसी वर्ड जो आपने सुना नहीं होगा, ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं ना। तो सिंपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है ऑन साइट एंड ऑफ साइट। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे डायरेक्ट कॉस्ट वाले पार्ट में हम देख रहे थे, है ना। डायरेक्ट फिक्स कैपिटल वाले पार्ट में हम देख रहे थे कि ये जो टर्म होगा, देखिए लैंड मैंने बोला, उसके बाद में ऑन साइट एंड ऑफ साइट। ऑन साइट एंड ऑफ साइट जो भी कॉस्ट होता है वो बेसिकली आता है, ऑन साइट एंड ऑफ साइट कॉस्ट वो भी रहता है डायरेक्ट कॉस्ट में, है ना। इसमें यार्ड इंप्रूवमेंट हो गया, XYZ कुछ भी, वो सब जो होता है वो ऑन साइट एंड ऑफ साइट के पार्ट में आ जाता है। तो गाइस एक तरीका होता है इस टाइप की क्वेश्चन को करने के लिए कि आप एलिमिनेट, आपको अगर पता है चीजें तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। ऑप्शंस गिवन रहेंगे, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है तो इतना टफ नहीं रहेगा, तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हो इस टाइप की क्वेश्चन को। उसके बाद एक टर्म हम डिफाइन करते हैं, लेंग फैक्टर। टर्म एक डिफाइन करते हैं, लेंग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। लेंग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, लेंग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ओके, इसको बेसिकली हम रफ एस्टिमेशन बोलते हैं। मतलब ना, मतलब लाइक इंडस्ट्री का टाइप के अकॉर्डिंग, लाइक आपका इंडस्ट्री हुआ है, सॉलिड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, या फिर सॉलिड फ्लूइड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, या फिर फ्लूइड इंडस्ट्री, मतलब फ्लूइड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मतलब है ना। तो उस केस में मतलब कि लेंग फैक्टर बेसिकली क्या है कि एक आइडिया हमको देता है, एक आइडिया देता है कि ओके मतलब इतना एक मतलब कि फिक्स कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है या फिर आपको टोटल कैपिटल कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक फैक्टर ये बेसिकली दे देता है ना। मतलब कि रफ एस्टिमेशन वैल्यू दे देता है आपको कि आपकी कितनी कॉस्ट लगने वाली है, लेंग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मैं सबसे पहले ये लिख देता हूँ, देखिए रफ एस्टिमेशन देता है, मतलब क्या देता है ये, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, एक रफ आइडिया आपको दे देता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बेसिक इक्विपमेंट कॉस्ट इज मल्टीप्लाई बाई लेंग फैक्टर, ओके। तो अब सिंपली देखिए यहाँ पर हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, सभी को वैल्यू पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में जाके एक वैल्यू भूल जाओ आप ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार चीज़ों को लिखते रहो, हर बार अगर आती है तो भी लिख के ट्राई करो। देखिए सिंपली यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इंडस्ट्री, तो पहला है सॉलिड प्रोसेसिंग मतलब सॉलिड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फॉर फिक्स कैपिटल के लिए फैक्टर डिफाइन कर रहे हैं, और उसके बाद में हम लोग टोटल कैपिटल के लिए, और टोटल कैपिटल। तो सिंपल देखिए यहाँ पर सॉलिड प्रोसेसिंग फैक्टर के लिए सॉलिड प्रोसेसिंग के लिए हो जाएगा ये, सॉलिड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फिक्स कैपिटल फैक्टर जो है 3.9 और टोटल कैपिटल जो है 4.6। उसके बाद में सॉलिड फ्लूइड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर देखिए फ्लूइड जो फिक्स कैपिटल है वो हो जाएगा 4.1 और टोटल कैपिटल जो है वो हो जाएगा 4.9। देखिए इंक्रीज ही होता है ये, है ना। देन उसके बाद में फ्लूइड प्रोसेसिंग, तो फ्लूइड प्रोसेसिंग के केस में फिक्स कैपिटल है 4.8 और टोटल कैपिटल है 5.7। इस वे में ये वैल्यू जो है मतलब कि फिक्स से टोटल के लिए इंक्रीज हो जाती है। नाउ अब आता है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स के अगर कोर्स की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो रहता है प्रोबेबिलिटी
एनालिसिस जो पार्ट है यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आता है तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चन आपका मतलब मिस हो ही नहीं सकता है प्लान डिजाइन इकोनॉमिक्स से, बिकॉज इसके अलावा रिमेनिंग सेक्शन से तो स्टूडेंट उसमें भी मतलब इंटरेस्ट वाले पार्ट में वहाँ पर एन्युटी में स्टूडेंट गलती कर देता है, सिली मिस्टेक बहुत होती है। मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब और कॉन्फिडेंट हो जाता है स्टूडेंट को, लगता है ओके इतना ईजी है, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट रहता है, या अच्छे से रीड करना होता है जस्ट, है ना, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए आपको। तो ये यहाँ पर मतलब कि गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सब्जेक्ट ईजी है, चीज़ें ईजी रहती है, बट अगर आपको ईजिली समझ आ रही है तो, अदरवाइज आंसर आपको गलत नहीं करना है इस सब्जेक्ट में। देखिए सिंपल हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। तो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस देखिए क्राइटेरिया मतलब कि करेक्ट चीज चूज करने के लिए, मोर इकोनॉमिकल बेटर इक्विपमेंट चूज करने के लिए ये प्रोबेबिलिटी एनालिसिस मेथड हम करते हैं। तो इसमें देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड है। पहला हो गया लाइक जैसे पे आउट पीरियड, पे आउट टाइम हो गया। सेकंड देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद थर्ड देखिए परजेंट वैल्यू, थर्ड हो गया परजेंट वैल्यू। फोर्थ हो गया डिस्काउंटेड केस फ्लो रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड केस फ्लो रेट ऑफ रिटर्न। उसके अलावा जो ये मतलब कि परजेंट वैल्यू है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेट परजेंट वैल्यू हम इसे बोलते हैं। और देखिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पे आउट टाइम एंड पे आउट पीरियड। पे आउट टाइम है ना, और इसको हम लोग पेबैक टाइम भी बोलते हैं, पेबैक टाइम, और इसे हम पेबैक पीरियड भी बोलते हैं, पेबैक पीरियड। क्लियर है? आई वॉज सर्चिंग फॉर करेक्ट लेंथ फैक्टर, थैंक यू क्वेश्चन कल्पित, मैंने बता दिया ना लेंथ फैक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पर हम लिख रहे थे पे आउट पीरियड, पेबैक पीरियड एंड पेबैक पीरियड, और उसके बाद पेबैक टाइम। ये सब एक ही मेथड है ना। इसमें इसका मतलब क्या है बेसिकली कि मतलब आपने कुछ मतलब इन्वेस्ट किया है, उसमें वो एग्जैक्टली जितना आपने इन्वेस्ट किया वो अमाउंट आपको कितने टाइम में रिटर्न हो जाता है ना, वो अमाउंट आपको कितने टाइम में रिटर्न हो जाता है। लाइक आपने 10 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किए हैं एक मतलब कि किसी इंडस्ट्री में। अब उस इंडस्ट्री में देखिए हो सकता है कि उसको 2 साल बनने के लिए लग रहा है, आपने आज इन्वेस्ट किए 2 साल आज से उसको बनने के लिए लगेंगे, तो उन 2 साल को आप कंसीडर नहीं करोगे पे आउट टाइम में। पे आउट टाइम होता है कि कितने साल में वो मनी आपको रिटर्न हो जाएगी वापस उसके प्रॉफिट से, है ना। तो सिंपल देखिए, सिंपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पेबैक टाइम के लिए फॉर्मूला लिखते हैं सिंपल। पे आउट टाइम क्या हो जाता है, पे आउट टाइम इज इक्वल टू फिक्स इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पर मैं प्रोडक्शन कॉस्ट लिख रहा हूँ, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये फिक्स इन्वेस्टमेंट है मेरा। मैंने जो फिक्स इन्वेस्टमेंट किया था, लाइक जो मैंने 10 लाख बोला, तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड बाय, मेरे को प्रॉफिट पता है मेरी इंडस्ट्री का कि कितना आने वाला है, तो ये हो गया प्रॉफिट पर ईयर हमको पता होगा, तो हम टोटल जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट से, तो जितना टाइम लगने वाला है, ये तो सिंपल लिख दिया हमने, प्रोडक्शन कैपेसिटी इज डिवाइडेड बाय द नेट द प्रॉफिट पर ईयर। सिंपल देखिए हम लोग इसको लिखते हैं पे आउट टाइम को, पे आउट टाइम इसको हम लोग लिखते हैं देखिए डेप्रिसिएबल फिक्स चार्ज, डेप्रिसिएबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट is divided by the average profit per year plus of average depreciation पर ईयर। सिंपल ये क्या हो जाता है, देखिए डेप्रिसिएबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर हमने लिखा था प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसको मैंने फिक्स इन्वेस्टमेंट बताया, तो ये फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना, इसमें वर्किंग का तो पार्ट इंक्लूड नहीं कर रहा है। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट पर ईयर प्लस एवरेज डेप्रिसिएशन, इसमें जो टाइम है ये यहाँ पर एड हो गई है, तो इसे हम बोलते हैं पे आउट टाइम। जितना टाइम आपके मनी को वापस प्रॉफिट से मतलब रिटर्न करने में जो टाइम लगता है वो होता है बेसिकली पे आउट टाइम। अब सेकेंड मेथड देखिए, ये इजी है, इसे बहुत बार क्वेश्चन मिल जाएंगे गेट में आपको ना। देन उसके बाद सेकंड जो मेथड है वो है रेट ऑफ रिटर्न। ओके, रेट ऑफ रिटर्न को देखिए हम आरओआर लिखते हैं। आरओआर सिंपली क्या हो जाता है,
रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम कर दे, रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमको मिल जाएगा जो प्रॉफिट है बेसिकली उसको हम अगर हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दे तो और 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिल जाता है, परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न, और इस मेथड को हम लोग इंजीनियर्स मेथड और डीयू पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड को हम लोग डीयू पॉइंट मेथड भी बोलते हैं ना। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए ये तुमने सिंपल फॉर्मूला लिख दिया, इसमें भी देखिए अगर हम लोग इसको चेंज करें, ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है ना। सो रेट ऑफ रिटर्न को हम लिख देते हैं, देखिए रेट ऑफ आर लिख देता हूं इसको। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज ईयरली प्रॉफिट ड्यूरिंग सर्विस लाइफ average yearly profit during service life is divided by the original fixed investment plus of working capacity है ना। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आर आर क्या हो गया, बेसिकली एवरेज ईयरली प्रॉफिट ड्यूरिंग सर्विस लाइफ इज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो ये टर्म ओवरऑल, ये टर्म किसको डिनोट कर रही है, ओरिजिनल ये टर्म किसको डिनोट कर रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट को डिनोट कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग रेट ऑफ रिटर्न के केस में हम लोग वर्किंग कैपिटल को कंसीडर करते हैं, बिकॉज टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ओरिजिनल मतलब कि फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। तो हमने यहाँ पर लिखा है डिनोमिनेटर में वर्किंग कैपिटल भी, फाइन। तो यहां पर हो गया रेट ऑफ ये बेसिकली हो गया रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि आपके पैसे पे आपको कितना रेट मिलने वाला है, आपके पैसे पे आपको बेसिकली कितना रेट ऑफ मतलब रिटर्न यही देता है कि आपको उस पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मेथड जो है वो है नेट परजेंट वैल्यू, है ना। नेट परजेंट वैल्यू, इसको नेट परजेंट वर्थ लिखो, कुछ भी लिखो, ये सब एनपीवी होता है। ओके, नेट परजेंट वैल्यू। सो देखिए नेट परजेंट वैल्यू देखिए हमको क्या देता है बेसिकली, मतलब किसी भी पॉइंट पे लाइक आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि लाइक आपने क्या किया, 5 ईयर पहले आपने कहीं पे 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे, तो आज बेसिकली उस अमाउंट का कितना वैल्यू, मतलब परजेंट वैल्यू कितना है, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका परजेंट वैल्यू कितना है ना। तो एनपीवी बेसिकली हो जाता है नेट परजेंट वैल्यू, जितना लाइक उसका परजेंट वैल्यू, मतलब कि एनुअल आप क्या करते हो, पूरा कैश फ्लो पहले कैलकुलेट कर लेते हो। परजेंट वैल्यू मतलब कि अगर कैश फ्लो की बात में करें तो परजेंट वैल्यू ऑफ द एनुअल कैश फ्लो माइनस ऑफ उसमें क्या करते हैं, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेपरेट कर देते हैं, तो जो डिफरेंस बेसिकली मिलता है वो होता है नेट परजेंट वैल्यू। तो नेट परजेंट वैल्यू का मतलब होता है ये सिंपल। देखिए यहाँ पर जो किसी ने क्वेश्चन पूछा था वो तो ऑलरेडी क्लियर है ना कि सारे मतलब नेट परजेंट वैल्यू वर्थ कुछ भी बोलो वो यही चीज होता है। विल द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम डिजाइन ऑफ वेसल सर इफ इट इज प्लेस्ड। अरे ठीक है, बात करेंगे डिजाइन ऑफ वेसल से, तो मोस्टली अभी बात करेंगे मैं आगे, जस्ट पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वाला टॉपिक, उसके बाद में बात करूंगा। सिंपल जितने क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जस्ट प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, डिजाइन वर्ड ऐसा ही है, सिंपल ये हमें बेसिक चीजें प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की हम यहाँ पर बात करते हैं। बाकी डिजाइन ऑफ वेसल से बहुत 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस टाइप का मिनिमम जो पूछा जाता है वो तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी। सर्कमफ्रेंशियल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसकी मैं बात करूंगा। तो वापस मैं यहाँ पर आता हूँ नेट परजेंट वैल्यू मेथड पे। देखिए तो नेट परजेंट वैल्यू मेथड बेसिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सिंपल इसका फंडा ये। देखिए हम क्या करेंगे, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग परजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, परजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लो हम कैलकुलेट करेंगे, और उसमें जो हमने इन्वेस्ट किया था उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो इनिशियल हमने इन्वेस्ट किया था उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से रिमूव कर देंगे, तो हमको बेसिकली एनपीवी मिल जाएगा, नेट परजेंट वैल्यू ऑफ द नेट परजेंट वैल्यू या फिर नेट परजेंट वर्थ हमको मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है।
और मैं आपको अगर और बेटर वे में अगर ये चीज़ बताऊं तो बेटर वे में देखिए, हाँ ठीक है, बेटर वे में सिंपल ये है कि एनपीवी का मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। तो सिंपल इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल एनपीवी मतलब कि नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लाइक इन माइनस आउट। इन माइनस आउट का क्या मतलब है, देखिए अभी इन मतलब जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, इन मतलब जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, जो मुझे मेरे लिए बेनिफिट है, मतलब सिंपल अगर हम लोग अपने पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आउट मतलब जो मेरे पॉकेट से बाहर जा रहा है, ये आउट हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट, ये हो गया मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आउट मेरा हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये मैं सिंपल एनपीयू को कैसे लिखता हूँ, इन माइनस आउट को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ आउट, ये बिकॉज ये अमाउंट फिक्स रहेगा, ये अमाउंट हम लोग इनिशियली हमें पता है कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, और प्लस ऑफ इन, ये जो इन वाला टाइम है ये हमको कैलकुलेट करना होता है कि मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अब ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब परसेंट वर्थ ऑफ एन्युटी की टाइम से, ये हम कैलकुलेट करेंगे परसेंट वर्थ ऑफ एन्युटी की हेल्प से, है ना। तो लाइक मतलब कि आपको लाइक गिवन है, मतलब आपको अगर लाइक गिवन है कि यहाँ पर एनुअली मतलब इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लोग उसका परसेंट वैल्यू हर एक, अगर लाइक अलग अलग इंटरेस्ट गिवन है तो हम उसको उसका मतलब कि क्या कैलकुलेट कर लेंगे, उसका हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मतलब कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का परसेंट वैल्यू, ये बेसिकली क्या टाइम है यहाँ पर, ये हो जाएगा परसेंट वर्थ ऑफ एन्युटी, परसेंट वर्थ ऑफ एन्युटी होता है। क्लियर है ये चीज, और भी आगे मैं और भी आपको चीजें क्लियर कर दूंगा। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए बताऊं आपको कि लाइक आपके पास में कोई एक सिस्टम है, देखिए सिंपल, है ना, यहाँ पर आपको n इक्वल टू 1 2 3 4, है ना, आपको यहाँ पर ये दे रखा है हर साल के बाद में मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये आपको गिवन है, ओके, है ना, n4। तो अब सिंपली लाइक अगर आपको ये दे दिया कि मुझे इक्वल प्रॉफिट हर साल मुझे अगर इक्वल प्रॉफिट हो रहा है, लाइक इनिशियली जीरो पे मैंने क्या किया, कुछ मैंने इन्वेस्ट कर दिया, लाइक मैंने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, 10,000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया, तो वो मेरे लिए सब्जेक्ट मतलब -10, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए माइनस आउट लिखा, यहाँ पर मतलब कि हमने इन्वेस्ट कर दिया तो ये माइनस आउट हो गया। उसके बाद में इसमें प्लस करेंगे हम प्रॉफिट, तो मेरे को पता है कि मेरा प्लान जो है हर साल मुझे वो मतलब कि मुझे हर साल 1,000 रुपीज प्रॉफिट देता है, हर साल मुझे 1,000 रुपीज प्रॉफिट देता है। तो आफ्टर 4 ईयर बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये देखिए इसको मैं इसकी परसेंट वैल्यू पे मतलब बेसिकली ट्रांसफर करूंगा, ये जो 1,000 रुपीज एनुअली मुझे मिल रहा था इसको मैं कन्वर्ट करूंगा बेसिकली, मतलब फाइनल यहाँ पर मतलब एज ए परसेंट वैल्यू की टाइम में कन्वर्ट कर लूंगा। तो परसेंट वैल्यू के लिए अगर ये इक्वल प्रॉफिट गिवन है तब तो हम डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, परसेंट वर्थ ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला अप्लाई करके हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, तब तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो सिंपली देखिए अगर मुझे यहाँ पर एनपीवी कैलकुलेट करना था, एनपीवी इक्वल टू ये हो गया माइनस आउट, ये हो गया माइनस आउट, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस इन, तो इन बेसिकली क्या हुआ माइनस आउट माइनस इन, तो इन ओके सॉरी प्लस इन ना, तो इन हमारा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट जैसे हम लोग परसेंट वर्थ ऑफ एन्युटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइक आर, हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ कि लाइक आर इक्वल टू 1,000, इक्वल प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसको इजीली हम लोग परसेंट वर्थ ऑफ एन्युटी में कन्वर्ट करके हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 प्लस आई पावर एन माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ आई इंटू 1 प्लस आई पावर एन, ये चीज क्लियर है। तो सिंपली इस तरीके से हम लोग मतलब इन जो टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग नेट परसेंट वैल्यू वर्थ के लिए, मतलब एनपीवी के लिए। अगर हमको अलग अलग इंटरेस्ट गिवन होता तो हम लोग अलग अलग जो इंटरेस्ट है उसको सबको हम लोग परसेंट वर्थ ऑफ एन्युटी मतलब परसेंट उसका मतलब कि परसेंट वैल्यू कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, परसेंट वैल्यू जो है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और इस तरीके से फाइनली हम लोग एनपीवी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एनपीवी में सबसे परफेक्ट जो क्वेश्चन अभी तक आया है वो गेट 2004 में आया है ना, वहां पर आपको एट द मतलब आपको बिगेनिंग में आपको एनपीवी बताना था, तो बिगेनिंग में तो जो जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आपका माइनस के साथ में लाइक 40 आई थिंक वहाँ पर 40 गिवन था, क्या यूनिट था वो तो पता नहीं, तो वो आपका हो जाएगा मतलब कि वहां पर हो जाएगा माइनस आउट, तो माइनस लाइक 40 था तो -40 आपका वहां पर बिगेनिंग में एनपीवी था। उसके बाद में उसमें मतलब ये जो प्रॉफिट था ये आपको कैलकुलेट करना था, और फाइनली फिर मतलब एट द आफ्टर 1 ईयर आपको एनपीवी वहां पर कैलकुलेट करना था। ये चीज क्लियर है। तो एनपीवी इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो मेथड है वो है डिस्काउंटेड केस फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड केस फ्लो मेथड आई थिंक फर्स्ट थर्ड मेथड हमने कंप्लीट कर लिया है। देन सो नेक्स्ट जो मेथड है वो है डिस्काउंटेड केस फ्लो
रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड केस फ्लो रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एनपीवी कैलकुलेट करते हैं और एनपीवी इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो वहां से हमको बेसिकली जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं, मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो रेट के लिए वो इंटरेस्ट रेट होता है ना, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न मेथड हम इसे बोलते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी एनालिसिस मतलब बोलते हैं। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनपीवी जो होता है, एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, एनपीवी इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, वहां से एक इंटरेस्ट रेट मिलती है, वो बेसिकली हमको इंटरनल इंटरेस्ट रेट होती है, बेसिकली डिस्काउंटेड केस फ्लो, जिसे हम लोग डिस्काउंटेड केस फ्लो रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। ये इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि ये एक इंटरेस्ट रेट होगी ना, जहां पर एनपीवी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम। द परजेंट वैल्यू ऑफ ऑल केस फ्लो इज 0 एट द डिस्काउंटेड केस फ्लो रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल, वहां पर जो परजेंट वैल्यू है प्लान की वो मतलब कि 0 हो जाएगी डिस्काउंटेड केस फ्लो रेट ऑफ मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न के केस में। अभी देखिए ये हम देख लेते हैं डिजाइनिंग ऑफ वेसल, डिजाइनिंग ऑफ वेसल जिसमें हम लोग बेसिकली प्रेशर वेसल ही डिस्कस करते हैं ना। एनुअलाइज कॉस्ट फॉर्मूला बता दूंगा, रुक जाओ भी, है ना। पहले डिजाइनिंग ऑफ वेसल वाला जो पार्ट है वो बता देता हूँ। प्रेशर वेसल्स है ना, प्रेशर वेसल्स की हम डिजाइन की सिर्फ बात करते हैं, उसमें भी हम लोग सिलेंड्रिकल, देखिए ये सिलेंडर हमने ड्रॉ किया है ना, इसमें देखिए ये मतलब इसके ये कुछ मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ हेड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर वेसल में इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर, अब ये मतलब किसी इस वेसल को लाइक डिजाइन करना, तो इसके लिए एक डिजाइन प्रेशर होता है पीडी, जिसे हम बोल रहे हैं डिजाइन प्रेशर। अब यहाँ पर मतलब कि देखिए हम लोग दो टाइम डिफाइन करेंगे प्रेशर के रिगार्डिंग। देखिए एक मतलब डिजाइन ऑफ हेड के लिए मतलब इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है थिकनेस ऑफ द हेड। तो अब हेड डिफरेंट टाइप ऑफ अगर हेड आपने पढ़ा होगा, देखिए आफ्टर दिस लेक्चर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आफ्टर दिस लेक्चर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना एथिक्स, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ हेड में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ हेड होते हैं, लाइक टोरोस्फेरिकल हेड हो गया, एलिप्सोइडल हेड हो गया, से हेमिस्फेरिकल हेड हो गया, है ना। तो ये डिफरेंट मतलब आपके प्रेशर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फिक्स किया जाता है। मतलब कि ऐसा है कि लाइक टोरोस्फेरिकल हेड जो होता है वो लो प्रेशर के लिए होता है, उसके बाद एलिप्सोइडल जो हेड है वो उससे ज़्यादा प्रेशर को सस्टेन कर सकता है, हेमिस्फेरिकल हेड है तो वो उससे ज़्यादा प्रेशर को मतलब कि सस्टेन कर सकता है। लेकिन अगर लाइक हेड मतलब कि वो ज़्यादा प्रेशर को सस्टेन कर सकता है तो डेफिनेटली वहाँ पर उसका मतलब कि उसको डिज़ाइन करने के लिए कॉस्ट भी वहाँ पर ज़्यादा लगने वाला है। तो अननेसेसरली मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि रिक्वायर्ड नहीं तो भी हम लोग लाइक हायर प्रेशर मतलब कि डिवाइसेस को यूज़ करते हैं नॉर्मल केस के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो सिग्नल यहाँ पर देखिए दो टर्म हम डिफाइन करते हैं, एक है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो जो स्ट्रेस टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं देखिए, और कर्व्ड सरफेस के लिए जो हम डिफाइन मतलब इस कर्व्ड सरफेस पे जो मतलब प्रेशर जो लगता है बेसिकली उसके लिए हम डिफाइन करते हैं सर्कमफ्रेंशियल। ओके यहीं पे लिख देते हैं, पहला टर्म यहां पर है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को देखिए हम लोग कर्व्ड सरफेस स्ट्रेस बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस के लिए बेसिकली है ये, है ना। तो इसमें देखिए क्या कैसे लिखते हैं हम लोग सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस के लिए मतलब की टाइम, इसको सिग्मा से, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू देखिए क्या हो जाता है, डिजाइन प्रेशर पीडी इंटू आर अपॉन ऑफ टी, अगर रेडियस के टाइम में हम लिखे तो। और अगर यहीं से फिर हम लोग क्या लिख सकते, ये टी बेसिकली क्या है, ये थिकनेस होगी मतलब थिकनेस होगी वेसल की यहाँ पर। सो थिकनेस जो है यहाँ पर हम लोग ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पीडी इंटू आर अपॉन ऑफ सिग्मा एच। ये क्वेश्चन में आपको सिग्मा गिवन रहेगा, है ना, प्रेशर की यूनिट में, या तो आपको सिग्मा गिवन रहेगा या फिर आपको लाइक कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, ये वाई एक्सिस के लिए है और ये बेसिकली सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो है वो एक्स एक्सिस के लिए स्ट्रेस है। तो सिंपल देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल को सिग्मा एल शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा एल से लिखते हैं। तो सिग्मा एल जो है वो क्या हो जाता है, पीडी इंटू आर अपॉन ऑफ 2t। और यहां से आप सिमिलरली क्या थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हो इन टाइम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो वो हो जाएगा पीडी इंटू आर अपॉन ऑफ सिग्मा एल। ये आपको यहाँ पर ये दोनों जो स्ट्रेस है मतलब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है ये आपको याद रखने देखिए, सिग्मा एच हो गया पीडी इंटू आर अपॉन ऑफ टी एंड लॉन्गिट्यूडनल जो है वो हो जाता है पी डी इंटू आर अपॉन ऑफ 2t। नाउ ये हमने किसके लिए लिखा है, फोर सिलेंड्रिकल वेसल। ये हमने किसके लिए लिखा है, फोर सिलेंड्रिकल वेसल
ये चीज क्लियर है, ये हमने सिलेंड्रिकल वेसल के लिए लिखा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग फॉर सिलेंड्रिकल वेसल इसमें रिलेशन हम देख सकते हैं कि सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल है, जो सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल जो है इसके बीच में देखिए रिलेशन रहता है सिग्मा यहाँ पर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेच जो है उसके साथ इसका रिलेशन रहता है सिग्मा एच अपॉन ऑफ 2। सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल टू सिग्मा एच अपॉन ऑफ 2। और उसके बाद हम बात कर रहे थे डिफरेंट काइंड ऑफ हेड्स की, तो मैंने बोला था टोरोस्फेरिकल हेड, एलिप्सोइडल हेड, हेमिस्फेरिकल हेड, वो भी मैं आपको बता देता हूं एक बार। देखिए स्फेरिकल के केस में बेसिकली इक्वल होता है, सिग्मा एच और सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो इक्वल होता है स्फेरिकल के केस में। और जो सिग्मा मतलब फॉर स्फेरिकल अगर मैं बताऊं तो स्फेरिकल के केस में देखिए सिग्मा की जो वैल्यू है वो हो जाती है सिग्मा इज इक्वल टू पी डी इंटू आर अपॉन ऑफ 2d। यही आपका सिग्मा एच होता है, यही आपका सिग्मा एल होता है, और दोनों इक्वल होते हैं फॉर स्फेरिकल केस। नाउ नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ हेड। तो यहां पर देखिए पहला है टोरोस्फेरिकल स्फेरिकल हेड, सेकंड है एलिप्सोइडल हेड। ये गेट में काफी बार पूछे जाते हैं ना, इनका प्रेशर का ऑर्डर हमको पूछा जाता है। टोरोस्फेरिकल है, ओके टोरोस्फेरिकल हो गया, उसके बाद में एलिप्सोइडल हेड हो गया, उसके बाद में थर्ड है हेमिस्फेरिकल हेड। तो सिंपल यहां पर देखिए जो टोरोस्फेरिकल हेड है मतलब मोस्टली जनरल यूज ये मतलब लो प्रेशर के साथ डील करता है, मतलब टोरोस्फेरिकल हेड, तो मोस्टली इसको हम यूज करते हैं। सिंपल आप बोल सकते हो लो प्रेशर के लिए और ये हाई प्रेशर के लिए। तो अगर कॉस्ट देखोगे तो इसका कॉस्ट भी लो होगा, इसका कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पर आपको हाई मिलेगा। तो ये हो गया बेसिकली हाई प्रेशर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप प्रेशर का रिलेशन प्रेशर के साथ में आप यहाँ पर कॉस्ट का रिलेशन देख सकते हो। और ये इसमें हम बोल सकते हैं एलिप्सोइडल जो है उसमें मतलब कि एवरेज प्रेशर के साथ डील करता है, ये एवरेज प्रेशर के साथ बेसिकली डील करता है। तो प्रेशर का सिंपल रिलेशन हो गया कि सबसे मैक्स कौन सा स्टैंड करेगा, हेमिस्फेरिकल, उससे कम एलिप्सोइडल, उससे कम टोरोस्फेरिकल हेड। अब गाइस देखिए यहाँ पर ये जो मतलब कि जो वेसल डिजाइन किए जाते हैं उसमें हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं कोरोजन अलाउंस। मतलब जो थिकनेस होती है, थिकनेस जो मतलब कि डिजाइन थिकनेस होती है उससे थोड़ी एक्स्ट्रा रहती है, उसमें क्या करते हैं कोरोजन अलाउंस मतलब कि कंसीडर करते हैं। लाइक फाइनल डिजाइन कंडीशन जो हमको मिलती है, मतलब डिजाइन थिकनेस जो मिलती है इक्विपमेंट की, उसमें हम क्या करते हैं टी डिजाइन प्लस ऑफ टी कोरोजन अलाउंस जो है उसमें मतलब कि ऐड कर देते हैं। ओके, कोरोजन अलाउंस मतलब उसमें ऐड कर देते हैं। यहां से तो इतना ही क्वेश्चन यहां से पूछा गया है वो आपका सिग्मा वाला, मतलब कि यहां से जो सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एच अपॉन ऑफ 2, यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए अभी तक जितने भी मतलब कि प्रेशर वेसल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा बहुत पीछे में आप जाओगे अगर 90s वाले, तो वहां पर डिजाइन के कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे वो एंड मतलब कि इतने मतलब अब उनका कोई यूज नहीं है, मतलब अब वो लाइक आउटडेटेड टाइप हो गए हैं, ऐसा है कि अननेसेसरी आप अगर डिजाइन पार्ट पढ़ के जाओगे मतलब बहुत डिटेल में, तो वो कोई मतलब आपके लिए बेनिफिशियल कंडीशन नहीं है। इतना मतलब प्रेशर वेसल पता है आपको, देन ओके सफिशिएंट है वो चीज ना। अब इसके अलावा देखिए गाइस टैक्स से रिगार्डिंग एक टर्म की हम बात करते हैं, डेप्रिसिएशन बेनिफिट। डेप्रिसिएशन बेनिफिट क्या होता है देखिए, डेप्रिसिएशन बेनिफिट, थैंक्स सर, गुड नाइट। अरे बेटा बहुत जल्दी गुड नाइट बोल दिया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बहुत चीजें आएगी। देखिए डेप्रिसिएशन बेनिफिट एक टर्म डिफाइन करते हैं हम। देखिए डेप्रिसिएशन बेनिफिट बेसिकली क्या होता है, मतलब देखिए डेप्रिसिएशन जो है मतलब जो आपको मेथड गिवन रहेगी क्वेश्चन में, जो भी डेप्रिसिएशन मेथड यूज कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय जो टैक्स रेट होती है उससे जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको ये जो अमाउंट मिलता है ये होता है डेप्रिसिएशन बेनिफिट। मतलब ऐसा होता है कि जो कंपनी टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को, तो डेप्रिसिएशन जो अमाउंट होता है उस पर टैक्स मतलब वो टैक्स फ्री अमाउंट रहता है, डेप्रिसिएशन पे टैक्स नहीं लगता है। ये चीज क्लियर है, तो इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन बेनिफिट। तो हम बोल सकते हैं लाइक डेप्रिसिएशन को मैंने डी से डिनोट कर दिया और टैक्स रेट को 5t से डिनोट कर दिया, तो ये हो गया मेरा डेप्रिसिएशन बेनिफिट, वेयर 5t इज द टैक्स रेट एंड डी इज द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, ऐसा लिख लो इसको, टैक्स रेट ना, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। ये चीज ओके है। देखिए अगर कोई वर्ड लाइक कंपाउंडिंग वर्ड का मतलब क्या, देखिए कंपाउंडिंग का मतलब क्या हुआ, लाइक आप इस पोजीशन पे हो भी, देखिए सिंपल आपको लाइक यहाँ पे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर ओके, यहाँ पर मतलब डिफरेंट ईयर के लिए आपके पास में कुछ अमाउंट है, मतलब या फिर इस प्रेजेंट में आपके पास कुछ अमाउंट है, उसको आपको क्या करना है कंपाउंडिंग करना है। उसका कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए
आपके पास आई इंटरेस्ट रेट है, मतलब उसका फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना। कंपाउंडिंग का मतलब हुआ फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना, लाइक एस इक्वल टू पी, एस इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई पावर एन, ये हो जाता है कंपाउंडिंग करना। लाइक यहाँ पर देखिए, ओके आपको पर्टिकुलर किसी भी, सॉरी मैंने गलत ड्रॉ कर दिया, मतलब लाइक आपके पास यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 ईयर के लिए जो अमाउंट होगा प्रॉफिट वो गिवन है ना। अब हर एक वैल्यू को प्रेजेंटली यहाँ पर जो वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, कंपाउंडिंग करना है। कंपाउंडिंग करना है तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है, मतलब लाइक कुछ एक्स अमाउंट हुआ, उस एक्स अमाउंट को अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे उसको कंपाउंडिंग करना, तो कैसे लिखोगे उस अमाउंट को फ्यूचर, मतलब कि वो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा फ्यूचर में, लाइक इसको आर लिख देता है ना, तो ये हो जाएगा आर इंटू 1 प्लस आई पावर 1। ये जस्ट 1 बार शिफ्ट किया है ना। अगर एग्जैक्टली लास्ट पॉइंट पे हम अगर यहां पर कंपाउंडिंग करते हैं, एक साथ कंपाउंडिंग करते हैं, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा, अगर इस अमाउंट इस आई मतलब पर्टिकुलरली थर्ड वाले के लिए लिखोगे तो 1 प्लस आई पावर 0 आएगा। इसको मतलब कितना बार शिफ्ट किया आपने, इसको एक बार किया, यहां पर जो अमाउंट है उसको 2 बार शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई पावर 1। और इसी तरीके से अगर 0 वालों के करोगे तो उसका 1 प्लस आई पावर वहां पर 2 आ जाएगा, मतलब कितने साल के लिए मतलब शिफ्ट कर रहे हो उसको। इस तरीके से हम कंपाउंडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली देखो डिस्काउंटिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब फ्यूचर वैल्यू है, मतलब आपके पास में कुछ यहाँ पर लाइक 1 2 3 यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू आपके पास में, और आप यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो आपको लाइक यहाँ पर कोई प्रेजेंट मतलब कि कोई भी अमाउंट है उसको आपको उसका अभी आज के टाइम में उसकी वैल्यू देखनी है। फ्यूचर में तो वो विद इंटरेस्ट के साथ में मतलब वो वैल्यू बढ़ गई होगी, आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन्युटी अगर इक्वल अमाउंट आपके पास में, तो आप क्या करोगे वहां पर सिंपल आप ये कर सकते हो, P इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई पावर n माइनस ऑफ 1 इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 प्लस आई पावर n इंटू आई। सिंपल मतलब ये हो जाता है कि जब डिस्काउंटिंग करते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई की पावर लाइक जितने भी बार शिफ्ट कर रहे हो, यहाँ पर लाइक एक बार किया इसको मतलब 2 ईयर्स के लिए करना पड़ा, इसको 3 ईयर के लिए करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। देखिए लाइक मतलब 1, उसके बाद में ये हो जाएगा आर अपॉन 1 प्लस आई पावर 2 है ना, इसी तरीके से आर अपॉन 1 प्लस आई पावर 3। इस तरीके से हम लोग मतलब डिस्काउंटिंग करते हैं तो डिवाइड करते हैं उस वैल्यू को, जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मतलब कि लो वैल्यू आपको मिलेगी, एक्चुअली जो वैल्यू थी उससे आपको लोअर वैल्यू मिलेगी। और कंपाउंडिंग में क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यू है उससे आपको हायर वैल्यू मिलती है, बिकॉज आप वहाँ पर 1 प्लस आई पावर से मल्टीप्लाई करते हो, 1 प्लस आई पावर से आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो ये डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग का ये जो टाइम है ये क्लियर होना चाहिए आपका। ओके तो टैक्स बेनिफिट आपको डेप्रिसिएशन बता दिया। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट आपको चीज बताता हूँ रिगार्डिंग द टैक्स। ओके टैक्स डेप्रिसिएशन बता दिया। नाउ प्रॉफिट के रिगार्डिंग मतलब इंपॉर्टेंट टाइम डिस्कस करते हैं। देखिए आपको कैलकुलेट करना है। ओके मतलब प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, आपके पास में सिंपल है रेवेन्यू को आप लिख रहे हो, मतलब जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है आपका वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू आपके पास में रेवेन्यू है, एस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है। फाई यहाँ पर फ्रैक्शनल टैक्स रेट गिवन है, फाई इज द फ्रैक्शनल टैक्स रेट। आफ्टर उसके बाद आपको गिवन है सी बेसिकली है कॉस्ट, मतलब जो आपके एक्सपेंसेस लग रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। ओके अब आपको प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो सिंपल देखिए मैं पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो। तो मैं देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर कैलकुलेट करता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT है ना, ये हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, सिंपल देखिए टोटल प्रॉफिट P। प्रॉफिट में देखिए अब मैंने क्या किया, सबसे पहले तो जितना रेवेन्यू था उसमें से कॉस्ट माइनस कर दिया, S माइनस C। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैं टैक्स अमाउंट सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो S माइनस C जो मेरा प्रॉफिट था S माइनस C उस पर मेरा टैक्स लगने वाला है, तो S माइनस C इज मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स आता है ये मतलब कि विदाउट मतलब कि डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करता है। सिंपली यहां से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू S माइनस सी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इंटू 1 माइनस 5। सिंपल है, आपका जो प्रॉफिट होता है S माइनस सी आपका प्रॉफिट हो गया है ना, उसका 5% क्या हो गया, उसका 5 टाइम्स जो है वो आपका टैक्स रेट हो गया, तो रिमेनिंग 1 माइनस 5% अगर कर लोगे उसका तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और इसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो इंक्लूड नहीं करता है डेप्रिसिएशन को। प्रॉफिट सिंपल लिख लीजिए, प्रॉफिट विदाउट इंक्लूडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आप डेप्रिसिएशन में इस प्रॉफिट में अगर आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हो, तो वो क्या बन जाता है, वो बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो क्या बन जाता है, उसके बाद में वो कैश फ्लो बन जाता है। आपने सुना होगा क्वेश्चन में कैश फ्लो जो टर्म होता है, कैश फ्लो का मतलब क्या, देखिए सिंपल अब मैं लिख रहा हूं प्रॉफिट
द डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट को अगर हम ऐड कर देते हैं हमारे प्रॉफिट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो वो प्रॉफिट नहीं रहता है, फिर वो क्या बन जाता है, केस फ्लो बन जाता है। केस फ्लो, केस फ्लो सिंपली क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर मैं डेप्रिसिएशन डी अमाउंट ऐड कर दूंगा तो वो मेरा केस फ्लो हो जाता है। सिंपल यहाँ पर देखिए पी इक्वल टू लिख रहा हूं मैं एस माइनस सी। अब सिंपल देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे ये, ओके सो केस फ्लो, ओके केस फ्लो मतलब उसका उसका बेसिकली हमको प्रॉफिट ऐड करना होता है, उसका प्रॉफिट हमको ऐड करना होता है बेसिकली। डेप्रिसिएशन अमाउंट जितना था तो उसमें प्रॉफिट हमको कितना हुआ ओनली, उसका उसका 5 जो मतलब कि हमको इंटरेस्ट मतलब कि इंटरेस्ट रेट जो नॉट इंटरेस्ट रेट, हमको जो फ्रैक्शनल टैक्स रेट गिवन है उसका उसका मतलब कि जो अमाउंट डेप्रिसिएशन उसका 5%, यही तो हमको बेनिफिट होगा एज ए टैक्स डेप्रिसिएशन, एज ए डेप्रिसिएशन बेनिफिट है ना, टैक्स डेप्रिसिएशन। तो सिंपली देखिए अगर मैं स्टार्टिंग से कैलकुलेट करूँ इसको तो देखिए टोटल सेल मेरा एस है, यहां पर डी डिनोट कर रहा है डेप्रिसिएशन को, डी डिनोट कर रहा है डेप्रिसिएशन को, डी इज द डेप्रिसिएशन। तो सिंपली देखिए एस माइनस सी मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस ऑफ टोटल कॉस्ट इज माइनस ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको माइनस करते हैं बिकॉज यहां पर देखिए 1 माइनस 5t, यहां पर हम टैक्स पे कर मतलब ये 1 माइनस 5t क्या है, ये आपका टैक्स मतलब कि ये हो गया प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया ना, इसमें मतलब हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर रहे हैं। अब फाइनली इसमें मुझे डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा ना, डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो तो मेरा कैश फ्लो में ऐड होगा। ओके तो फाइनली यहां पर अब देखिए जब इसको आप मतलब कि यहां पर आप लिख सकते हो इसको 1 एस माइनस सी इंटू 1 माइनस 5 प्लस ऑफ 5 इंटू डी, इसको जब आप मतलब मल्टीप्लाई करके लिखोगे अच्छे से तो ये आपको मिल जाएगा। ओके ये चीज क्लियर है। सिंपली हमने क्या किया यहाँ पर इसको 1 माइनस 5 को एस माइनस सी से मल्टीप्लाई किया और इसको हमने यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई किया, तो सिंपली ये बन जाएगा मतलब कि माइनस डी प्लस ऑफ डी इंटू 5, और यहाँ पर ऑलरेडी एक डी था, प्लस का डी था, प्लस डी कैंसिल हो गया और डी 5 टाइम यहाँ पर आ गया, तो ये बेसिकली क्या हो गया, केस फ्लो हो गया। ऑल क्लियर। और उसके बाद सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड का फॉर्मूला मैंने नहीं बताया था, वो भी बता देता हूं। सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड, सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड, सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड में देखिए हम कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू जो कि बुक वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए वी ए इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ऑफ वी एस इज मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आई पावर ए माइनस ऑफ 1 इज डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस ऑफ 1। इस तरीके से हम लोग बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विद फ्रॉम सिंकिंग फंड डेप्रिसिएशन मेथड। यहां पर वी ए किसको डिनोट कर रहा है, बुक वैल्यू को, वी ए इज द बुक वैल्यू, एन इज द सर्विस लाइफ, वी एस इज द सर्विस वैल्यू, क्लियर है। और ए पर्टिकुलरली जिस ईयर के लिए आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नो ओके गुड, लेकिन होने भी चाहिए कंफ्यूजन यार। तो यहां पर सिंपली हमने देखिए थिंक हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा, उसके बाद हमने केस फ्लो देखा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा है ना, हमने यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन है ना, ये सब टर्म देख लिया। ये सब काफी यूजफुल होने वाली है, अगर अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी अगर आता है इस सेक्शन से ना तो आप इजीली कर पाओगे ये सब करने के बाद में। यहाँ पर ओके और ये चीज एनपीवी जब हमने पढ़ा था तो एनपीवी मिनिमम मैक्सिमम होना चाहिए, ये चीज हमने बताया था क्या मैंने, एनपीवी जैसे मैंने बोला कि कैपिटलाइज कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, तो एनपीवी जो हमने पढ़ा इन माइनस आउट जो है मतलब कि इन माइनस आउट, ये इन मतलब यहाँ पर इन मतलब कि हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट माइनस हमारा यहाँ पर आउट जो है वो क्या हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो एनपीवी की वैल्यू जितनी मैक्सिमम होगी वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। एनपीवी की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब लाइक आपके पास में दो मतलब कि आपको कोई प्लांट मतलब कि इंस्टॉल करना है, तो वहां पर आपको ये देखना है कि जिस प्लांट का एनपीवी ज्यादा है वो मुझे अल्टीमेटली रिटर्न ज्यादा देगा ना, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, इसलिए ये मैक्सिमम जितनी रहेगी वो आपके लिए बेनिफिशियल कंडीशन है एनपीवी। तो हम लोग जब प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करते हैं तो हम लोग एनपीवी मेथड ही सबसे पहले यूज करते हैं, एनपीवी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम लोग कैपिटलाइज मतलब कि जो सीसी मेथड जो होता है कैपिटलाइज कॉस्ट मेथड वो हम यूज करते हैं। तो सिंपल यहां पर देखिए भी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंपल, अगर आपको लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर हम टर्म लिखे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो जितना आपका रेवेन्यू उसमें से जितना कॉस्ट है वो माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट बिफोर आपको टैक्स मिल जाएगा। ओके अगर आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आपको कैलकुलेट करना तो वो हो जाएगा एस माइनस सी माइनस ऑफ डी
आपने क्या किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें से डी को डेप्रिसिएशन को माइनस किया और 1 माइनस 5t इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपको एनुअल केस फ्लो कैलकुलेट करना है, एनुअल केस फ्लो, तो एनुअल केस फ्लो में हम क्या करते हैं, वापस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, एस माइनस सी माइनस ऑफ डी, एस माइनस सी एस माइनस सी माइनस डी, एस माइनस सी माइनस डी इंटू 1 माइनस 5 प्लस, इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन कर देते हैं, तो बेसिकली क्या बन जाता है, एनुअल केस फ्लो बन जाता है बिट्टू। ओके, देन आफ्टर देखिए, इसके बाद में देखिए डेप्रिसिएशन बेनिफिट, ये टर्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट एक साथ मैंने सारी टर्म बता दी, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। डेप्रिसिएशन बेनिफिट जो क्या हो जाएगा, D5, जिसे हम टैक्स डेप्रिसिएशन बोलते हैं ना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज मल्टीप्लाई बाई 5t, इसको लिखिए ना टैक्स रेट, ये सारी 5t मतलब टैक्स रेट ही है। कैपिटलाइज कॉस्ट पे वापस आ रहे हैं हम लोग। कैपिटलाइज कॉस्ट में अभी हमने सिंपल देखा, अभी तक जितना देखा, देखिए सीसी मेथड, हमने ये देखा कि कैपिटलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू सीवी प्लस कैपिटलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू सीवी प्लस सी आर अपॉन 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 होता है, ये आपका कैपिटलाइज कॉस्ट है। तो यहां पर देखिए सिंपल, मतलब अब इसमें मतलब जो अभी तक मैंने पढ़ा है वो मैं बता रहा हूं, अब इसमें जो एडिशनल चीज ऐड करने वाला हूं वो देखिए ना, कैपिटलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू सीवी प्लस सी आर अपॉन ऑफ 1 प्लस आई पावर n माइनस 1। ना इसमें एक और चीज मैं ये भी बता देता हूं, यहां पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देखिए इसको रीअरेंज करते हैं, मतलब कि हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो सी आर है उसको सीवी माइनस सी पुट करते हैं, सीवी माइनस ऑफ सी एस पुट करते हैं, तो ये कैपिटलाइज कॉस्ट जो है, ये यहाँ पर जस्ट मैंने सीवी माइनस ऑफ सी एस पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए सी आर इंटू 1 प्लस आई पावर n अपॉन ऑफ 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 इस सी आर इंटू 1 प्लस आई पावर n अपॉन ऑफ 1 प्लस आई पावर n माइनस ऑफ 1 इंटू सी एस, है ना। तो यहां पर ये जो सी आर का कोफिशिएंट होता है, ये सी आर का जो कोफिशिएंट होता है, इसे हम बोलते हैं कैपिटलाइज कॉस्ट फैक्टर, कैपिटलाइज कॉस्ट फैक्टर हम इसे बोलते हैं, कैपिटलाइज कॉस्ट फैक्टर, और ये हो जाता है 1 प्लस आई पावर n अपॉन ऑफ 1 प्लस आई पावर n माइनस 1, है ना। और इसके बाद एक और चीज, ये ऑलरेडी ये तो मैंने बता ही दिया था कि कैपिटलाइज कॉस्ट जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, कैपिटलाइज कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, बिकॉज रिप्लेसमेंट कॉस्ट को ऐड करती है ये, तो ये मिनिमम होनी चाहिए, तो वो बेस्ट कंडीशन आपके लिए कैपिटलाइज कॉस्ट। अब फाइनली हम बात करते हैं कि कैपिटलाइज कॉस्ट फॉर एनुअल केस एक्सपेंसेस, अगर क्वेश्चन में आपको एनुअल केस एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो कैपिटलाइज कॉस्ट क्या होगी, इस चीज की हम बात करते हैं। सो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं कैपिटलाइज कॉस्ट for annual case expenses, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर क्वेश्चन में आपको एनुअल केस एक्सपेंसेस दे रखा है ना, कि लाइक मेंटेनेंस वगैरह में लाइक मतलब कुछ कॉस्ट लग रहा है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, उसको नेग्लिजिबल नहीं किया जा रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है, मैं डायरेक्टली फाइनल फॉर्मूला बता देता हूं। देखिए कैपिटलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू सीवी प्लस ऑफ सी आर अपॉन ऑफ 1 प्लस आई पावर n माइनस ऑफ 1, ये तो हमने देखा है, ये तो सिंपल कैपिटलाइज कॉस्ट का फॉर्मूला है, देख सकते हैं लास्ट स्लाइड में, सीवी प्लस सी आर अपॉन ऑफ 1 प्लस आई पावर n। इसमें देखिए मैं क्या ऐड कर रहा हूं, प्लस ऑफ सी एन अपॉन ऑफ आई। ये सी एन बेसिकली क्या है, मेरा सी एन यहां पर क्या है, एनुअल कॉस्ट जो मुझे दे रखा है, सी एन इज द एनुअल कॉस्ट, तो एनुअल कॉस्ट को मैं इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर दूंगा, तो वो मेरा इसमें मतलब ओवरऑल में ऐड कर दूंगा कैपिटलाइज कॉस्ट के साथ, तो वो मेरा कैपिटलाइज कॉस्ट होगा, वो मेरा कैपिटलाइज कॉस्ट होगा। और जब एनुअल केस एक्सपेंसेस की मतलब जब हम बात करते हैं एनुअल केस एक्सपेंसेस के साथ में, तब हम वहां पर हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल जो है उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। वर्किंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में दिया है तो टोटल आपका कैपिटलाइज कॉस्ट हो जाएगा, कैपिटलाइज कॉस्ट इज इक्वल टू सीवी प्लस सी आर अपॉन ऑफ 1 प्लस आई पावर n माइनस 1 प्लस सी एन अपॉन ऑफ आई प्लस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया है कि आपको लाइक मतलब दो प्रोसेस, मतलब कि दो आपको अलग अलग प्रोसेस दे रखे हैं, कोई भी एग्जांपल हीट एक्सचेंजर दे दिया, पंप दे दिया, आपको उसमें से परफेक्ट चूज करना है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है देन ओके वो आपको मेथड यूज करनी है, अदरवाइज आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है एनपीवी, आपको एनपीवी से जाना है, आपको एनपीवी चूज करनी है, एनपीवी बेस्ट मेथड है। और उसके अलावा अगर एनपीवी से नहीं करना है तो आप कैपिटलाइज कॉस्ट मेथड यूज कर सकते हो, वो सेकंड बेस्ट मेथड है ना। ओके, ये चीज क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन मिल गया, सबसे फेवरेट क्वेश्चन गेट 2004 का, गेट 2004 एनपीवी की अगर बात करते हैं तो इससे परफेक्ट क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको एनपीवी के लिए। एनपीवी तो ये जो क्वेश्चन था इसमें मैं एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमको पूछा गया था फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ए केमिकल प्लांट इज 40,000। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ये गिवन था हमको 40 मिलियन रुपीज, 40 मिलियन,
₹40 मिलियन। देन इसके बाद हमको गिवन था एस्टिमेटेड यूजफुल सर्विस लाइफ इज एन इक्वल टू 6। डेप्रिसिएशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है भैया? कोई कोई बेस्ट नहीं होता डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में कोई बेस्ट नहीं होता, जो क्वेश्चन में गिवन है वो यूज करना है। ओके, आपको ये नहीं पूछेगा कौन सी बेस्ट है, बिकॉज डेप्रिसिएशन सब अपना अपना अलग फंडा है ना। कोई भी मतलब सब में कुछ अपने अजम्पशंस होते हैं, कोई उसमें बेस्ट वाला कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है। प्रोफिटेबिलिटी एनालिसिस आप एक सेम प्रोसेस को दो डिफरेंट प्रोसेस मतलब कि प्रोफिटेबिलिटी एनालिसिस मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, बट डेप्रिसिएशन का कोई कोरिलेशन नहीं है ना इससे। देखिए फिक्स क्वेश्चन पे आते हैं वापस, गेट 2004 का क्वेश्चन। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिवन है 40 मिलियन एन इक्वल टू सर्विस लाइफ गिवन है 6, एंड इसके बाद हमको गिवन है साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? साल्वेज वैल्यू VS इज द 4 मिलियन। ओके, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमको I इक्वल टू 15%। टैक्स रेट गिवन है 5T इज इक्वल टू 25%। एनुअल टैक्सेबल इनकम, ओके, इफ मतलब डेफिनेटली 5T किस पे लगता है? जो टैक्सेबल इनकम होती है उसी पे लगता है। लाइक यहाँ पर डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पर देखिए अब हमको कैलकुलेट करना है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन द इनकम फ्रॉम द सेल इज, ओके, हमको गिवन है कि फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन जो हो रहा है उसमें इनकम जो मिल रहा है, देखिए सेल से, सो टोटल सेल हमको दे दिया, टोटल सेल हो रहा है ₹20 मिलियन। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो इसको C से डिनोट कर रहा हूँ। टोटल एक्सपेंसेस जो है वो ₹5 मिलियन हो जाएगा। द प्लांट डेप्रिशिएट ऑन ए स्ट्रेट लाइन मेथड, तो क्वेश्चन में गिवन है कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज हो रहा है। क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा आपको डेप्रिसिएशन मेथड। फाइन, अब फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROR। ठीक है भाई, एनपीवी के साथ में एक ROR रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन भी फ्रीली सोल्व कर देता हूं। तो इसमें पहले पार्ट में हमको पूछा गया था ROR रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन गिवन थे 50%, 37.5%, आफ्टर इसके गिवन है 32%, इसके बाद गिवन है 20%। पहले ये क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, एनपीवी वाला सेकंड क्वेश्चन बाद में बताऊंगा। देखिए पहले क्वेश्चन में रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट इज डिवाइडेड बाय कैपिटल द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब जब ये प्रॉफिट जब वर्ड आता है ना, तो आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज करना है। आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि प्रॉफिट अगर आ गया तो मुझे तो मेंशन नहीं किया कि इसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स टाइम यूज करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज करना है, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज करना है। नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज करूंगा। बिकॉज अगर टैक्स एक क्या है कि एक्स्ट्रा कंडीशन है, तो वहां पर आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा कि अगर ROR कैलकुलेट करना तो मतलब कि आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करो। तो यहां पर मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मैं आपको वे बताऊं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको यूज करना है। सो सिंपल, देखिए इस क्वेश्चन में सब चीज हमको गिवन है, तो डेप्रिशिएट कैलकुलेट कर सकते हैं। V0 माइनस ऑफ बेस्ड ऑन द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, V0 माइनस ऑफ VS इज डिवाइडेड बाय N। तो यहाँ से देखिए मतलब कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 40 मिलियन, माइनस ऑफ द साल्वेज वैल्यू 4, सर्विस लाइफ 6, तो यहाँ से मुझे मिल गया डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 6 मिलियन रुपीज, 6 मिलियन। सो अब देखिए ये हो गया। उसके बाद में हम कैलकुलेट क्या करना है हमको, ओके, रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ रिटर्न, अब देखिए प्रॉफिट में लिख रहा हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सिंपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाता है तो S माइनस C कर दूंगा। S माइनस C इज डिवाइडेड बाय द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स मतलब कि फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूछा है ना। हाँ, तो क्वेश्चन में गिवन है हमको गिवन है फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, तो ये हो जाएगा देखिए S माइनस C। तो S कितना था, सेल्स से हमको कितना मिल रहा है 20 मिलियन, माइनस ऑफ कॉस्ट एक्सपेंसेस 5 इज डिवाइडेड बाय द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखिए गिवन है हमको 40। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, और देखिए रेट ऑफ रिटर्न है तो परसेंटेज में आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 15 इज डिवाइडेड बाई 40 इज मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से आपको मिल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 37.5%। तो ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन 37 जो है 37.5 करेक्ट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए जैसा मैंने बोल दिया कि बाय डिफॉल्ट हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज करेंगे, तो एक काम करते हैं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें देखिए मैं S माइनस सी की जगह कौन से टर्म यूज करूंगा, उसमें मैं S माइनस सी की जगह यूज करूंगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आता है S माइनस सी माइनस डी इंटू 1 माइनस 5, ये मैंने आपको बताया है ना। प्रॉफिट अगर इसमें मैं डी एड कर दूंगा तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा। S माइनस सी माइनस डी इंटू 1 माइनस 5 डी, ये आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
तो सिंपल इसमें देखिए हम ये पुट कर देंगे एस माइनस सी माइनस डी इंटू 1 - 5 इज डिवाइडेड बाई 40, मतलब फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो यहाँ पर सिंपल लिखिए 20 था सेल से, हाँ 20 माइनस ऑफ 5 और डेप्रिसिएशन 6 इंटू 1 - 5 टैक्स रेट गिवन है 25%, 0.25 इज डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो 16.8 रेट ऑफ रिटर्न जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको मिल रहा है 16.8। क्या क्वेश्चन में गिवन है 16.8? नहीं गिवन है। ऐसा गलती नहीं करेगा कि आपको दोनों आंसर दे देगा, आपको कोई एक ही देगा। अगर आपका पहले मेथड से 37 मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स अगर नहीं आता 37, तो हमको बाय डिफॉल्टली सेकंड मेथड करना पड़ता। बट लकी हो कि पहले से ही गिवन था इसमें। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का गिवन है, हमको देखिए क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूं। हमको कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू इन मिलियन एट द स्टार्ट। कहां का कैलकुलेट करना है? एट द स्टार्ट। और उसके बाद कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन जो दे रखे हैं वो भी दिखा देता हूं ताकि बेटर होगा आपके लिए। पहला ऑप्शन है 0 एंड माइनस 28.9, बी ऑप्शन है, ये हो गया। देन उसके बाद बी ऑप्शन है -40 एंड माइनस 28.9, सी ऑप्शन है -40 एंड 12.75। उसके बाद में डी ऑप्शन है, ओके माइनस हो गया। उसके बाद में डी ऑप्शन है 0 एंड 12.75। तो मैंने आपको एनपीवी क्या बताया है? एनपीवी, इसका सॉल्यूशन देखिए। एनपीवी मैंने आपको बताया इन माइनस ऑफ आउट। तो इनिशियल में आपको तो प्रॉफिट तो कुछ नहीं मिलेगा ना, फर्स्ट डे आपने इन्वेस्ट किया कितना? 40 मिलियन। तो 40 मिलियन यहाँ पर है, 40 मिलियन यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो रिजेक्ट कर दीजिए। आंसर होगा बी या सी में से। मैंने देखा है कई जगह में ए और बी भी आंसर बता रखा है कि एनपीवी तो इनिशियल तो कुछ नहीं होगा ना, 0 होगा। ऐसा देखा है मैंने, इसलिए मैं जस्ट बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल देखिए गाइस, एनपीवी मींस इन माइनस आउट। आपने यहाँ पर 40,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो आज आपका एनपीवी आज के टाइम में -40 मिलियन आप मतलब कि घाटे में हो। मतलब फर्स्ट डे अगर मैं बात करूँ तो -40 यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब आपको कैलकुलेट करना है एट द, ये हो गया एट स्टार्टिंग में आपका -40 होगा एनपीवी। अब एट द एंड देखिए, एट द एंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको बताया था सेम एनपीवी यूज करेंगे। एनपीवी एट द मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में, तो ये हो जाएगा इन माइनस आउट। मैंने सिंपली आपको बताया कि इसको इस तरीके से लिख दीजिए माइनस आउट प्लस इन, बिकॉज ये माइनस आउट वाली टाइम आपके पास होती है, गिवन होती है क्वेश्चन में, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है -40। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे, वो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट जो हो रहा है वो इसमें ऐड करेंगे, तो ओवरऑल हमारा एनपीवी देखते हैं पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। क्वेश्चन में एक में -28 है, एक में 12.75 है ना, दोनों में माइनस, हाँ एक में पॉजिटिव एक में माइनस। ओके ठीक है, अब ये एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस एन पे बात आ जाती है अभी। तो सिंपल देखिए, इस क्वेश्चन में हमको ये गिवन है, इस क्वेश्चन में हमको ये गिवन था कि हमने यहाँ पर -40 मिलियन इन्वेस्ट किया, और आफ्टर फर्स्ट ईयर देखिए हम क्या करेंगे? आफ्टर फर्स्ट ईयर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर मेरा कैश फ्लो कितना है। यहाँ पर मुझे कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसको फिर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से हम लोग इसको शिफ्ट करके ले आएंगे, है ना। तो पहले मुझे कैश फ्लो तो पता चले, तो कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? एनुअल कैश फ्लो, मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर मेरा कैश फ्लो क्या होना चाहिए प्लांट का? आफ्टर 1 ईयर मेरा कैश फ्लो हो जाएगा। देखिए एनुअल कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं? एस माइनस सी माइनस ऑफ डी इंटू 1 - 5 टी। इसमें अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाता है एनुअल कैश फ्लो। सो सेल है 20 माइनस ऑफ कॉस्ट 5 माइनस ऑफ 6 डेप्रिसिएशन 1 - 0.25 प्लस ऑफ डेप्रिसिएशन 6 ऐड कर दिया, तो यहाँ से मुझे मिल जाता है 12.75 मिलियन। ये 12.75 मिलियन है, यहाँ पर हम पुट करेंगे। अभी ये 12.75 मेरा आंसर नहीं है, ये 12.75 क्या है? एनुअल केस फ्लो। सो ये हो गया 12.75 यहाँ पर मेरा एनुअल केस फ्लो। अब मुझे इसको शिफ्ट करना है इस पॉइंट पे, बिकॉज एनपीवी आज ओके एनपीवी देख रहे हैं ना हम लोग। एट स्टार्टिंग हो गया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इन माइनस आउट हो गया। अब देखिए यहां पर मेरा केस फ्लो जो है वो है 12.75 एनुअल केस फ्लो। तो सिंपली मुझे क्या करना है? एट द एंड मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये लिख देता हूं मैं एनपीवी इज, सॉरी यहां पर लिखते हैं एनपीवी इक्वल टू -40 प्लस ऑफ इन लिख रहे थे। तो अब ये इन बेसिकली क्या होगा मेरा? मतलब 12.75 प्लस 12 नेट प्रेजेंट वैल्यू 1 + i पावर ऑफ 1 + i पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर? मतलब कि मैंने आपको जो टाइम बताया था, मतलब कि डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग, तो हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 + i पावर कितने ईयर के लिए कर रहे हैं? 1 ईयर के लिए, है ना। तो ये 12.5 हो गया मेरा टाइम, और उसको हम लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो डिवाइड कर दिया 1 + i पावर n से, तो -40। अब इसमें इंटरेस्ट रेट तो आपको पता ही है, i इक्वल टू कितना गिवन है? i इक्वल टू 15%।
0.15। तो इसमें पुट कर दीजिए एक सिंपल सी बात, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए -40 प्लस ऑफ 12.75 अपॉन 1 प्लस आई, तो 1 प्लस 0.15 पावर 1। तो सिंपली इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ से, -28.92 मिलियन। तो एनपीवी जो है वो आपका होगा, एनपीवी कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी में पहला है माइनस 40 एंड उसके बाद में -28.92। इसको हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऑप्शन, वेयर इज ऑप्शन, कहाँ पे लिखा था क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, ये लिखा था सेकंड पार्ट ना। तो इसमें देखिए -40 एंड यहाँ पर -28.9। ओके, ये बी वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल माइनस मतलब कि इन माइनस आउट आपको समझ आना चाहिए। ओके